जी लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोसेसेस की डिस्कशन शुरू की थी और हम लोगों ने देखा था कि प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और प्रोसेस किन स्टेट से गुजरता है। 3 हमने बेसिक स्टेट्स देखी थी। कौन सी स्टेट्स थी? जाग गए थोड़ा सा, देख के तो नहीं बोले, देख के तो हो सकता है। अच्छा, रनिंग, ब्लॉक्ड को और क्या क्या नाम देते हैं जी? आइंदा से जल्दी नहीं आएंगे टाइम पे। सस्पेंडेड कहते हैं जी ब्लॉक को। ये जी तो बेसिक हमने स्टेट्स देखी थी और हम लोगों ने कुछ बुनियादी चंद चीज़ें प्रोसेसेस के बारे में देखी थी। आज हम थोड़ा सा और उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। टास्क स्ट्रक्ट हमने देखा था जिसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमने कहा था हर प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनता है और उसको हम एक डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर डालते हैं और उसके ज़रिए से वो चीज़ मैनेज होती है। ठीक है। तो जब भी आपके पास मल्टीपल चीज़ें होंगी उनको किसी स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रखा जाता है आमतौर पे ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये बात इतनी कही जाती है। ये लफ्ज़ जो भी बोलेंगे ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी है, आप लोगों ने काफ़ी तफसील से देखी हुई है, लेकिन यहाँ पे उससे वो हमारा डाटा स्ट्रक्चर मुराद नहीं है। लेकिन बहरहाल देख लें कि ऑल द प्रोसेसेस दैट आर रेडी टू रन, ठीक है जी, सॉक्स वॉक्स पहनी हुई हैं, शूज़ पहने हुए हैं, भागने के लिए तैयार हैं, वो सारे के सारे आपके पास रेडी के क्यू में होंगे। ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड रेडी क्यू। रेडी क्यू इसको कहते हैं, लेकिन ये वो क्यू नहीं है आपके पास। जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, पढ़ा हुआ है ना क्यू डाटा स्ट्रक्चर, ये वो क्यू डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। थिंक ऑफ दिस क्यू एज के बस ये सारे हैं, इनको हमने वो करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं क्यू में तो हमें पता ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो अगर आप ये कहें कि रेडी क्यू है तो इससे तो मुराद है कि रेडी क्यू के अंदर जो पहले आएगा उसकी पहली बारी होगी। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके इसको हम तफसील से फिर खोलेंगे कि किसकी बारी पहले आती है किसकी बारी बाद में आती है। तो सिर्फ इतना याद रखें कि यहाँ पे क्यू से सिर्फ ये मुराद है कि दिस इज़ अ कलेक्शन, ठीक है। ये सीक्वेंस है आपके पास जिसके अंदर सारे लोग पड़े हुए हैं और इसमें से फिर बाद में उस टाइम पे कोई भी पिक किया जा सकता है। फिल्म थोड़ी चल रही। अच्छा जी। सो रेडी क्यू होता है आपके पास, इसके अंदर आपके पास सारे वो पीसीबी के इंस्टेंसेस पड़े होते हैं, ठीक है। तो समझ आती है ना, हर प्रोसेस का अपना होगा। तो एक इंस्टेंस को हम कहेंगे कि दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू दी प्रोसेस, और यहाँ पे वो सारे पड़े होते हैं जो कि रेडी हैं अभी इस टाइम पे। रेडी से क्या मुराद है? बारी का लफ्ज़ नहीं, वो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करे। सिर्फ इनपुट आउटपुट ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। बात सही, अभी तक हमने सिर्फ इनपुट आउटपुट की बात की है, लेकिन इट्स नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग नाउ। इसको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो पूरा हो चुका है, या इसका शुरू से किसी चीज़ का इंतज़ार ही नहीं था, प्रीएम्प्ट होकर ही नीचे आया था। ठीक है जी। प्रीएम्पशन का मतलब है टाइमर इंटरप्ट आया था, उसकी वजह से ही नीचे आया था। ठीक है। वॉट एवर द केस, इट्स नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग, इट इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट इट्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसलिए रेडी कहते हैं इसको। ठीक है जी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके किसी प्रोसेस ने मिसाल के तौर पर डिस्क 1 से कुछ इनपुट मांगी थी, ठीक है, तो वो अपने इनपुट का अभी इंतजार कर रहा है, इट्स नॉट रेडी। तो ये वाला जो इंस्टेंस होता है दैट गोज इनटू, फॉर इंस्टेंस ये वाली जो आपके पास आईओ डिवाइस है इसका अपना क्यू होता है, दूसरी डिवाइस का अपना क्यू होता है जो कि यहाँ पे खाली है, ठीक है, फिलहाल कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा। तो हर डिवाइस का अपना एक क्यू होता है, ठीक है जी। वेट क्यू इसको कह सकते हैं या डिवाइस क्यू इसको कह सकते हैं, मुख्तलिफ नाम इसको दे सकते हैं, लेकिन ये उन डिवाइसेस का क्यू है कि हर डिवाइस का अपना क्यू होता है कि भाई ये सारे लोग इसका इंतजार करें। दिस इज़ प्योरली फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि ये भी हो सकता था कि सारे वेट वालों को हम एक क्यू में डाल देते, लेकिन चूंकि डिवाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो जब आपको ये पता चलेगा ना कि इस डिवाइस का काम पूरा हो गया है, तो आप सिर्फ उस डिवाइस की क्यू में उस जाके प्रोसेस को ढूंढेंगे कि कौन कौन इसका इंतजार कर रहा था, वो उसमें से देखा जाए। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग 5000 इन वन क्यू यू विल हैव 15 ईच क्यू। बात समझ लीजिए, हर को अलग अलग सिर्फ इसलिए किया जाता है कि एक क्यू बहुत बड़ा ना हो जाए। हर डिवाइस का अपना क्यू है। जब डिवाइस का आईओ पूरा होगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि भाई इस डिवाइस के इंतजार में जो लोग बैठे हुए थे उनमें से हम चेक करेंगे किसका काम पूरा हुआ है, ठीक है। तो हर डिवाइस का अपना क्यू होता है, सिर्फ ये बात याद रखने की जरूरत है। इस तरीके से आपके पास जो नेटवर्क के लोग इंतजार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने कहा कि ये नेटवर्क के ऊपर पैकेट भेज दो, तो नेटवर्क कार्ड भी स्लो है, जिस तरह हार्ड डिस्क स्लो है वैसे नेटवर्क कार्ड भी स्लो है। तो नेटवर्क कार्ड के ऊपर जब इन्फॉर्मेशन जाएगी तो जाने में थोड़ी देर लगेगी, तो उस वक्त तक ये प्रोसेस कहाँ पे बैठा होगा?
इस नेटवर्क कार्ड के क्यू में। और नेटवर्क कार्ड्स मल्टीपल हो सकते हैं, आप लोगों को अंदाजा है, वाईफाई हो सकता है, लैन हो सकता है, इवन वाईफाई मल्टीपल हो सकते हैं। आगे नेटवर्क के कोर्स में आप लोग देख लेंगे, एक नेटवर्क कार्ड के ऊपर आपके पास मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क कार्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं एंड सो, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीपल किस्म के क्यूज़ होते हैं। आगे जाके हम इनको तफसील से ये देखेंगे कि आपके पास रेडी में जब चीज़ें जाती हैं उनके साथ क्या करते हैं। जैसे हमने पहले बात कर ली किसकी बारी आएगी, डिस्क्स वगैरह के ऊपर जो फ़र्क पड़ता है वो डिवाइसेस का अपना चैप्टर है, उसके अंदर थोड़ी सी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको तफसील से हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये बताना मुराद है कि यू हैव मल्टीपल क्यूज़। एक रेडी का क्यू होता है, रेडी का क्यू एक ही होता है, ठीक है। उसका अपना स्ट्रक्चर तफसीली हो सकता है, वो जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके पास हर डिवाइस का अपना अलग क्यू होता है, सही हो गया। सो दैट्स द ओनली थिंग। तो अब थोड़ी सी हमारे पास तफसील आ जाती है प्रोसेस की स्टेट्स के अंदर। अभी तक जो हमने सिर्फ 3 स्टेट्स देखी थी तो उसके अंदर थोड़ी सी तफसील ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें, यहाँ पे हमने रेडी को स्प्लिट कर दिया है 2 चीज़ों में, ठीक है। एक है यूज़र रनिंग और एक है कर्नल रनिंग, ठीक है जी। सॉरी, रनिंग को हमने स्प्लिट कर दिया, एक था रनिंग, एक था ब्लॉक्ड और एक था रेडी, ठीक है जी। तो रनिंग को हमने स्प्लिट कर दिया 2 चीज़ों के अंदर, एक यूज़र रनिंग और एक कर्नल रनिंग। तो जब भी कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो वो कोई सिस्टम कॉल इशू कर सकता है, ठीक है। कर्नल को उसने कॉल किया, मेरे लिए काम कर दें, कौन सा स्विच अगर होगा? हम तो सोए हुए जी। जब आपने कोई सिस्टम कॉल की तो कोई एक स्विच ज़रूर अकर होगा, और वो कौन सा होगा? मोड स्विच होगा, ठीक है। मोड स्विच अकर होगा, आप आ जाएंगे कर्नल रनिंग के अंदर। सो सिस्टम कॉल और इंटरप्ट, इसके नतीजे में आप कहाँ पे आते हैं? मोड स्विच करके आप कर्नल रनिंग के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि कर्नल जब तक इस एक प्रोसेस, देखें एक प्रोसेस की बात हो रही है, ये एक प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, ये आपके सारे प्रोसेसेस के बारे में बात नहीं हो रही कि हम कहेंगे कर्नल अपना कोई काम शुरू कर देगा। ये वो वाला काम है जो कि कर्नल इस एक प्रोसेस के लिए कर रहा है। तो उस वक्त हम यूं समझेंगे कि इसी प्रोसेस की बारी चल रही है। बात समझ आ रही है? मेरी सिस्टम कॉल अगर की गई है राइट के लिए, और राइट को हार्ड डिस्क के हवाले करने से पहले कर्नल जो मेरे लिए जो काम कर रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी ना जो एग्जीक्यूट हो रही होंगी, उस वक्त यूं कहा जाएगा जैसे मेरा प्रोसेस ही रन कर रहा है। ऑल्दो कि मेरा प्रोसेस तो रुक गया मोड स्विच होने की वजह से, कर्नल एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि मेरा ये P1 जो है यही एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। ये इस वजह से क्योंकि हमने अक्सर टाइम मेंटेन करना होता है कि भाई ये वाला प्रोसेस कितनी देर तक रन हो रहा है, ठीक है। आज एक असाइनमेंट आ गई है पहली, तो उसके अंदर ये बात आ जाएगी कि आपके पास, आपने ये इसको कहते हैं ऑडिट करना होता है कि आपका एक प्रोसेस कितनी देर रन हो रहा है, ठीक है। आप अस्यूम ये करें कि आपको एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि ये एक लेट्स से सिमुलेशन में रन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वो रन होने में कितनी देर लेता है, ठीक है। लेट्स से कोई पाई कंप्यूट करनी है, आप लोगों ने देखी थी ना पाई की कंप्यूटेशन हमने की थी, ठीक है। तो अगर आपने बहुत लेट्स से 500 डिजिट्स तक एक्यूरेसी तक अगर आपने पाई को कंप्यूट करना है, और आप ये कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कितनी देर लेता है, तो वो कितनी देर में कुछ काम कर्नल करेगा, कुछ प्रोसेस यूज़र प्रोसेस करेगा, तो ये दोनों जब आप करेंगे तो यू नीड टाइम फॉर बोथ ऑफ देम। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो कर्नल जब तक मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है तो उस वक्त तक वो प्रोसेस के टाइम में ही चीज़ शामिल की जाएगी, ठीक है जी। सर कर्नल और यूजर जब आप उसे फाइल कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे तो कर्नल करेगा, लेकिन होगा तो यूजर की है। जी जी, यही कह रहे हैं कि वो टाइम जो है हम उसके खाते में डालेंगे। डिफरेंशिएट क्यों? डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहन में ये आता है कि जब आप मोड स्विच करें तो अब तो प्रोसेस रुक गया, अब तो कर्नल एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जहन में आता है जैसे अब ये प्रोसेस के खाते में नहीं जाएगा टाइम, लेकिन ये टाइम भी प्रोसेस के खाते में जाता है, सिर्फ ये बताना मुराद है, ठीक है। सो दिस फॉर द सेक ऑफ ऑडिटिंग ये ज़रूरी है क्योंकि आगे ये काम काफ़ी कॉमन होता है। आप ये देखेंगे पहली असाइनमेंट मैंने दी और पहली असाइनमेंट में ये चीज़ आ गई है, तो इट्स वेरी कॉमन कि आप टाइम्स देखना चाहते हैं कि किसी चीज़ की कंप्यूटेशन में टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। वो बाकी तफसील आप लोग एल्गो में पढ़ रहे हैं कि वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है जी। कुछ ने ले लिया और कुछ लेने वाले हैं, लेकिन एल्गो में आप देख रहे हैं कि वो टाइम क्यों ज़रूरी है, वो आज मैं डिस्कस करूँगा फिर बताऊँगा। हाँ वो अभी मुझे समझ नहीं आई वो स्लेट को, मैंने इस बात पे चेक किया था कि व्हेन दी ओपन डेट आ जाए तो उस वक्त फिर अनाउंस करो, उसने उधर ही अनाउंस कर दिया। मैंने कहा अभी लोग वहीं पे गालियाँ निकाल रहे होंगे कि वीकेंड पे असाइनमेंट ओपन कर दी, तो अभी नहीं है ओपन, अभी 2 मिनट बाद ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं क्लास में, खैर क्लास असाइनमेंट। वो अच्छा है कि नज़र नहीं आ रही, वरना देख के हार्ट अटैक हो जाता है आप लोगों को। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इसलिए कह रहा हूँ। एनीवे, सो यूज़र रनिंग और कर्नल रनिंग, ये आपने रनिंग को 2 में स्प्लिट कर दिया, ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पे जो आपके पास ब्लॉक था वो अभी तक ब्लॉक ही है, ठीक। उसी एक डायग्राम को अभी हम स्प्लिट कर रहे हैं, इसलिए उसके हिसाब से समझे, वरना अगर ये सारे इकट्ठे याद रखेंगे तो शायद कन्फ्यूजन हो इसके ऊपर। रेडी जो है वो अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही है, ठीक है।
लेकिन एक चीज़ रह गई थी, तो हमने कहा था कि आप काम कर रहे हैं, वहाँ से हमने बात शुरू की थी। तो आप ब्लॉक में जाते हैं, रेडी में जाते हैं, रनिंग में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, रेडी में जाते हैं, रनिंग जाते हैं, रेडी में जाते हैं, वापस रनिंग में जाते हैं। हमने वहाँ से बात शुरू की। ये प्रोसेस आता किधर से है? ठीक है, जब पहली दफ़ा आता है, जब स्टार्ट होता है, तो सीधा तो रनिंग में नहीं जाएगा ना। तो उस वक्त हमने कहा कि रेडी में आता है, लेकिन डायरेक्ट रेडी में नहीं आता। एक और स्टेट होती है जिसको कहते हैं क्रिएटेड स्टेट। तो क्रिएटेड स्टेट वो होती है जब ये इंतजार कर रहा होता है कि वो जो शुरू में हमने बात की थी ना कि मेमोरी मैप वगैरह क्रिएट हो जाए और ये सारी चीज़ें हो जाए। ठीक है, मेमोरी मैप होती है, इसको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसको देता है। तो उस वक्त तक भी ये रेडी टू रन नहीं है, क्योंकि रेडी का मतलब है कि इट्स नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग। तो जब प्रोसेस कोई नया स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले वो जाता है क्रिएटेड स्टेट में। जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इनिशियल रिसोर्सेज एलोकेट कर देता है, मेमोरी वगैरह, तो उस वक्त हम कहते हैं कि अब ये आगे है रेडी स्टेट में। उससे पहले पहले तक ये होता है क्रिएटेड स्टेट में। तो क्रिएटेड स्टेट में ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्रिएटेड स्टेट में आता है। आज हम देख लेंगे इसकी एक तफसील की किस जगह पे आता है। जैसे ये क्रिएट होता है, क्रिएटेड स्टेट के अंदर आता है, इसको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, फौरन रेडी में चला जाता है और फिर इंतजार करता है अपनी बारी का। ठीक है, फिर हम उस साइकिल के अंदर आ गए। ठीक, जब प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन करके खत्म करता है तो आप हमेशा क्या करते हैं, आखिर में एक ना कोई एग्जिट की सिस्टम कॉल आती है। ठीक है, आप लोग करते थे ना सी में रिटर्न 1। ठीक है, या अगर देखा हो वहाँ पे तो एग्जिट की कॉल होती है बाकायदा, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और दो सी में करनी नहीं चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, या असेंबली में आप लोगों ने देखा होगा एक इंटरप्ट इशू करते हैं एग्जिट का। ठीक है, या अगर आप लोगों ने मासम में देखा हुआ है तो वो एग्जिट का एक वो होता है, मैक्रो होता है। ठीक है, जो कि एसेंशियली डज द सेम थिंग। सो ये सारे के सारे जो हैं ये एक सिस्टम कॉल हैं। इनकी वजह से आप जाते हैं मोड स्विच करके कर्नल में, और कर्नल जो है आपके प्रोसेस को फिर साफ सुथरा करता है। इट डज व्हाट इज कॉल्ड हाउस कीपिंग। ठीक है, सो हाउस कीपिंग याद है जी? किस बात को कहते हैं हाउस कीपिंग? किस चीज़ की सफाई को? इसका क्या मतलब जी? हाँ, तो वो तो पढ़ा था। होता क्या हाउस कीपिंग? हाँ, ठीक है, आप लोग स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे रहे हैं। जनरली हाउस कीपिंग किस चीज़ को कहा जाता है? जितने भी आपके पास रिसोर्सेज एलोकेट किए गए थे किसी भी चीज़ को, इन दिस केस द प्रोसेस, उन सारों को फ्री अप करने को हाउस कीपिंग कहा जाता है। ठीक है जी? सर मतलब जो रिसोर्सेज एलोकेट क्रिएटेड में जी क्रिएटेड में, या इवन क्रिएटेड के बाद यूजर रनिंग में करना, रनिंग में अगर कोई रिसोर्स एलोकेट किया गया, मिसाल के तौर पर रनिंग के टाइम पे उसने मेमोरी कुछ मांग ली। ठीक है, मेमोरी मांगता गया, फ्री नहीं कर रहा था वो। ठीक है, वो फ्री नहीं कर रहा था, और आखिर में जाके, जैसे आप लोगों ने फाइलें ओपन की हैं बहुत सारी, फाइल क्लोज नहीं की, याद है ना? तो आखिर में जाके जब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिट करने पे आता है ना, वो कहता है अच्छा अब तो ये प्रोसेस खत्म हो रहा है, इसने जितनी फाइलें ओपन की थी उनको अब मैं बंद करूंगा। ठीक है, बात समझ रही है? तो फिर हमने वो हाउस कीपिंग वहाँ पे की क्यों थी? हमने क्यों कहा था फाइल को क्लोज करें? यस, लेकिन उससे ज़्यादा एक आगे की बात है, क्योंकि सर वो प्रोग्राम कंटिन्यूअसली रनिंग होता है, वो हेड नहीं, हमने कहा था कि वहाँ पे आपको खुद फाइल क्लोज करनी चाहिए। नहीं, सवाल को पहले समझें, सवाल को समझें। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहाँ पे आके आखिर में हाउस कीपिंग खुद करनी है, तो वहाँ पे इतनी पख हमने क्यों डाली थी कि फाइलों को क्लोज करो? छोड़े ना, ओपन रहे ना, क्या हो गया? सर वो जगह फ्री नहीं होगी सर। हाँ, लेकिन ये कर देगा ना आखिर में। ठीक है, एक बात तो ये कि दरमियान में जब तक वो प्रोसेस रन हो रहा है तब तक भी फाइलों को क्लोज होना चाहिए। हमने फाइल 1 ओपन की है और उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, और हमने फाइल 2 फाइल 3 जो भी उसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, वो एक बात होगी कि इट्स गुड प्रैक्टिस के दरमियान में आप वो करते हैं, सही है। लेकिन इन जनरल आप लोग ये देखेंगे छोटे छोटे प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं और फिर क्लोज होते जाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कि प्रोसेसेस बहुत तेज़ी से ओपन किए जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी क्लोज किए जाते हैं, तो काफ़ी जल्दी वो फाइल बंद हो जाएगी। सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, अगर उसको यहाँ पे मिलाएं तो आपका, मैं हिंट दे देता हूँ, आपके पास फाइल जो है जब आप ओपन करते हैं, कोई डाटा उसके अंदर राइट करते हैं, तो सीधी फाइल में जाती है कि दरमियान में कहीं से होके जाती है? अच्छा बात, बड़ी अच्छी बात होगी, बफर से होके जाती है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम चीज़ क्लोज करेगा ना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहना बस अब बंद करो फाइल को। ठीक है, तो वॉट एवर इज इन द मिडल द ऑपरेटिंग सिस्टम देन डज नॉट केयर। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली हैव डाटा लॉस इफ यू डोंट क्लोज फाइल्स प्रॉपर्ली। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपने कहा ना, आपके प्रोसेस ने कहा कि भाई मुझे एग्जिट कर दो, तो देन द ऑपरेटिंग सिस्टम अस्यूम्स कि बस अब बस बंद करो, बस अब इसने जो कुछ भी कहना था कह दिया, वो बात खत्म हो गई। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? तो हाउस कीपिंग जब आप करते हैं तो आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके करते हैं, अपने डाटा अपने प्रोसेसेस के हिसाब से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हाउस कीपिंग करता है तो फिर वो झाड़ू फेरता है, फिर
वो इस तरह करके सारा कुछ एक थैले में जमा करता है, उठा के बाहर फेंक देता है। ठीक है जी। अगर दरमियान में उसका कोई काम था, उसके साथ कुछ काम एक्स्ट्रा करना था, उसको कुछ मैनेजमेंट उसकी करनी थी, तो वो फिर नहीं होगा। ठीक है जी। सो एनीवे ये तो साइड की एक बात थी। In any case, when you do the exit system call, you go into what is called the zombie state. So zombie state का मतलब ये है कि it's dead, but it's not really dead. सही है, इसलिए इसको zombie कहा जाता है. It's dead for all practical purposes, but it's still sitting there और कुछ वो कुछ लगा हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहा है, because housekeeping इसने थोड़ी सी बहुत करनी है इसके अंदर. ठीक है जी. zombie है। So the process is called to be said to be in the zombie state. ठीक है। और कभी कभी इनको ज़ॉम्बी प्रोसेसेस भी कहा जाता है कि अगर आपके पास ऐसा प्रोसेस है जो कि ज़ॉम्बी स्टेट में आ गया है और फॉर सम रीज़न ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्लोज नहीं कर सक रहा। ठीक है, ऐसी कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्लोज नहीं कर सक रहा होता, तफसीली डिस्कशन हो, लेकिन उसको फिर कहा जाता है कि दिस इज अ ज़ॉम्बी प्रोसेस, सो देन यू हैव टू गो इन एंड क्लोज इट। सो अगर आपके पास ऐसा कोई आपने प्रोग्राम लिखा है जिसके जब आप मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करते जाते हैं और वो ज़ॉम्बी स्टेट के अंदर जाके फंस रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते जाएंगे, बिजी होते जाएंगे और फ्री अप नहीं होंगे। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू लीव ज़ॉम्बी प्रोसेसेस इनटू योर सिस्टम। ठीक है जी, यहाँ तक सही है? सर zombie process में वो जाते कैसे हैं? मतलब किस चीज़ को zombie? सॉरी क्या? zombie state में वो जा कैसे रहे हैं? मतलब Zombie state is a regular state for all processes. Whenever the process dies or exits, it goes into the zombie state. Then some housekeeping is done, and then the process finishes. फिर process चूंकि है ही नहीं, तो फिर उसके बाद उसकी कोई state नहीं रहेगी। ठीक है? The point is कि अगर आपके पास zombie process है, अगर आप ये कहते हैं ना कि एक process zombie state में है, that is regular. That is what happens to all the processes. But if you say that this is a zombie process, it means कि वो zombie state में जाने के बाद वहाँ पे फंस गया for some reason. और ज़ॉम्बी स्टेट खत्म नहीं हो रही है उसकी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सम रीजन हैज डिसाइडेड कि अगर इस प्रोसेस को अब मैंने ज़बरदस्ती खत्म किया तो उससे कोई नुकसान होगा, लिहाजा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्लोज नहीं करता, और जब वो उसको क्लोज नहीं करता तो वो मेमोरी में पड़ा रहेगा। मेमोरी मैप हमने बनाया था ना प्रोसेस का, वो पड़ा रहेगा मेमोरी में, और वो मेमोरी के अंदर जमा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जब तक आपकी मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिर आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे मसाइल होंगे उसके अंदर। ठीक है, समझ आ रही है? सो दो चीज़ें हैं, एक है ज़ॉम्बी स्टेट विच इज़ रेगुलर फॉर ऑल प्रोसेसेस, एक है ज़ॉम्बी प्रोसेस जिसको एक कहा जाता है कि वो ज़ॉम्बी स्टेट में जाके फंस गया है। ठीक है, अब आपने उसको कोई गोली मोली मारनी है कि वो मर जाए, वरना वो फंसा रहेगा, हमेशा ज़ॉम्बी रहेगा वो। ठीक है जी, सो देन यू हैव टू मैनुअली गो एंड क्लोज इट। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कहना पड़ता है कि जाके इसको क्लोज करो। ठीक है जी, यहाँ तक सही है? ओके, सो ये हम लोगों ने थोड़ा सा उसी जो हमने पीछे प्रोसेस की स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम थी, ठीक है, या स्टेट ट्रांजिशंस ऑफ अ प्रोसेस, यहाँ पे शायद नाम ना लिखा हो, इसको कहा जाता है स्टेट की ट्रांजिशंस। ठीक है, अगर ये नाम पहले नहीं देखा तो अभी देख लें। स्टेट्स हैं, मल्टीपल स्टेट्स है ना ये, और एक से ट्रांजिशन करके आप दूसरे में जाते हैं। ट्रांजिशन जानते हैं? और ट्रांजिशन कहते हैं इसको कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने को ट्रांजिशन करना कहते हैं। ठीक है, तो स्टेट ट्रांजिशन आपके पास प्रोसेस की इस तरीके से होती है। तो पहले हमने थोड़ी 3 स्टेट्स की दरमियान में ट्रांजिशन देखी थी, अभी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। इट्स एसेंशियली द सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ी तफसील इसके अंदर ज़्यादा है। सही, कोई सवाल है? ज़ॉम्बी के बारे में कोई सवाल नहीं है? मैंने कहा था आप लोगों को कोई जोक मोक मारा करने, नहीं मारते। ज़ॉम्बी तो तैयार है जोक्स के लिए। अच्छा सर, ज़ॉम्बी प्रोसेसेस मतलब वो वाले प्रोसेसेस जो जिन्हें हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ज़ॉम्बी स्टेट के अंदर फिर प्रोसेसेस मतलब रीजन क्या होती है? ज़ॉम्बी स्टेट में ले जाया जाता है हर प्रोसेस को फॉर द पर्पस ऑफ हाउसकीपिंग। ठीक, जब भी कोई प्रोसेस खत्म होगा ना, वो जाएगा ज़ॉम्बी स्टेट में खामखा। तो फॉर दैट लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम एवरी प्रोसेस इज इन द ज़ॉम्बी स्टेट, दैट्स फाइन। लेकिन अगर ज़ॉम्बी स्टेट में ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया कि मैं हाउसकीपिंग ज़बरदस्ती नहीं कर रहा इसके लिए, ठीक है, वो कुछ हार्डवेयर वगैरह की और कुछ तफसीली होती है, लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया कि इसकी ज़ॉम्बी स्टेट के बाद जाने के बाद इसको ख़त्म करना था, निकालना था मेमोरी से, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं निकाल रहा तो ये आपका ज़ॉम्बी प्रोसेस रह गया फिर। ठीक हो गया? तो पहले वो ट्राई करता है कि हाउसकीपिंग जी 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 जी। सर कर्नल रनिंग में हाउसकीपिंग ऑलरेडी कर रहा है। कर्नल रनिंग में जब आप एग्जिट की सिस्टम कॉल करेंगे ना, तो एग्जिट की सिस्टम कॉल का अपना एक प्रोसीजर है। ठीक है, वो इसेंशियली जाके वो एक आधा सा काम करता है और एग्जिट की सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हाउस कीपिंग है बाकी की फाइल्स, ओपन फाइल्स को क्लोज करना, आगे आ रहा है थोड़ा सा इसके अंदर। ओपन फाइल्स को क्लोज करना, आपके नेटवर्क के कनेक्शंस को क्लोज करना, और मल्टीपल मेमोरी जो है लोकेट की गई है उन सारों को खत्म करना, रिसोर्सेज को फ्री करना, ये सारे के सारे काम फिर आप एग्जिट की सिस्टम कॉल के अंदर भी कर सकते थे, बट दे हैव बीन सेपरेटेड इनटू अ सेपरेट लॉजिक which is executed in the zombie state.
सो इट्स इसेंशियली पार्ट ऑफ द कर्नल। वही कहा ना, जिस तरह रनिंग पहले 1 था उसको हमने 2 किया, फिर 2 से 3 कर दिया, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मॉड्यूलैरिटी। वो जो हमने मॉड्यूलर आर्किटेक्चर देखा था ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, तो ये ज़ॉम्बी पोर्शन के अंदर जो हाउसकीपिंग है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ सेपरेट मॉड्यूल, बस ये फ़र्क है सर, ठीक है, इट्स स्टिल इन कर्नल रनिंग, सही है, ओके। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो क्रिएटेड की हमने यहाँ पे बात की थी कि प्रोसेस किस तरीके से क्रिएट होता है, ठीक है। तो प्रोसेस क्रिएट करने का आपके पास अभी तक हम लोगों ने एक तरीका देखा हुआ है, प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है, एक तरीका बताएं। लास्ट लेक्चर में बताया था, देख लें जल्दी से, आप बताएं। सर सिर्फ लॉन्च नजर आया मुझे आपके साथ। हाँ जी, याद है किसी को? अच्छा, दूसरी हिंट दे देता हूँ। जब आप बूट लोडर से ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं तो प्रोटेक्टेड मोड की जंप होती है। आगे क्या तकरीर की थी? हैं? सर ये पहला प्रोसेस, हाँ, वो उसका क्या नाम होता है? उसका क्या नाम होता है? आपने मैक वाला देखा, दूसरा वाला होता है। ये जो लोग लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े अरसे से, वो किधर है? बोलो। इनिट। इनिट का प्रोसेस होता है आपके पास जो कि पहली दफ़ा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीका प्रोसेस क्रिएट करने का क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद आके एक प्रोसेस क्रिएट करते ज़बरदस्ती धक्के पे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक दफ़ा करता है, ठीक है। तो ये बाकी सारी एप्लीकेशन जो आप स्टार्ट करते हैं ये कैसे होती हैं, इसको हम आज देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ आइए, एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है जिसका नाम लिनक्स के अंदर इनिट है, मैक के अंदर लॉन्च टी है, सही है। बाकी जितने प्रोसेस हैं, हमने वहां पे छोटी सी बात की थी कि इनिट और प्रोसेसेस क्रिएट करता है और फिर वो प्रोसेसेस और प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसेस नहीं क्रिएट करता। जब आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को क्रिएट नहीं कर रहा होता है। वो क्या तरीका होता है वो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेसेस कैसे क्रिएट होते हैं? सो क्रिएटिंग प्रोसेस अंडर पोसिक्स। तो ये आप समझ सकते हैं कि अब ये जो बात हो रही है ये पोसिक्स कंप्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हो रही है, विंडोज़ की बात नहीं हो रही है ये, ठीक है। विंडोज़ की अपनी दुनिया है, वो कहीं और ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं, सही है जी। तो मज़े की बात ये है कि जितने लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बाकी सारी कहानी विंडोज़ की पढ़ाते हैं ना, सारी दुनिया में सारी कहानी विंडोज़ की पढ़ाएंगे, टास्क मैनेजर वगैरह सारे विंडोज़ में दिखाएंगे। प्रोसेस की क्रिएशन वो पोसिक्स की सिखाते हैं, यही कॉल होती है फोर्क की, यही सिखाते हैं, क्योंकि विंडोज़ वाली सिखा नहीं सकते, समझिए। तो एनीवे, ये तो मुझे चूंकि एलर्जी है ज़रा विंडोज से, इसलिए मैं बीच में बोलता रहता हूँ, राइट। सो यू हैव अ स्पेसिफिक सिस्टम कॉल विच इज कॉल्ड द फोर्क सिस्टम कॉल। फोर्क सिस्टम कॉल जो है दिस इज यूज फॉर क्रिएटिंग द प्रोसेस, ठीक है जी। इसके जरिए से प्रोसेसेस क्रिएट किए जाते हैं। तो सिस्टम कॉल के जरिए से प्रोसेस क्रिएट करने का क्या मतलब है? फोर्क वैसे जानते हैं किस चीज़ को कहा जाता है? कांटे को कहते हैं। कांटे को फोर्क क्यों कहते हैं? फोर्क कहा जाता है इस चीज़ को, नाम सुना होगा, फोर्क इन द रोड। हाँ, वो तो डंग करते हैं उसको, आवाज निकालते हैं, हाँ जी। सो फोर्क कहा जाता है कि आपके पास एक चीज जा रही है सीधी एंड देन यू हैव अ स्प्लिट इन दैट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ फोर्क। तो फोर्क इन द रोड कहते हैं आप सीधा सड़क पे जा रहे हैं, वो कार्टून में नहीं होता, दरमियान में लगा होता है कि इस तरफ खड्डा है और इस तरफ खाई है, तो उसमें आप कोई एक पिक करते हैं। तो आप लोगों ने खाई पिक की है, फास्ट में आ गए। तो इसको कहा जाता है फोर्क। और कांटे को भी फोर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर 3 वो होते हैं, ठीक है जी। सो फोर्क की जो सिस्टम कॉल है वो क्या करती है, इस बात को अच्छे तरीके से समझें। आप जिधर जॉब इंटरव्यूज में जाएंगे, जिस एग्जाम के लिए जाएंगे, चाहे इंटरनेशनल जीआरई के लिए जाएं, सब्जेक्ट गैट मैट, जिधर जाएं, फोर्क की खामखा सवाल आता है उसके अंदर, ठीक है जी। और बिल्कुल सीधी सी बात है, और हमेशा लोग गलत करते हैं, आई डोंट नो व्हाई इतना गलत करते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन खैर ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अभी एक जो लेक्चरर्स का वो लिया था, लेक्चरर्स जो हमने इंडक्ट किए हैं अभी इस दफ़ा, तो वी डिसाइडेड कि जो फास्ट का अपना टेस्ट है वो सख्त थका हुआ है, अगेन सॉरी, फास्ट का जो टेस्ट होता है वो, तो हम लोगों ने अपना टेस्ट डिसाइड किया कि अपना टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, खुद सवालात बनाएंगे। तो वो उमर साहब के पास कुछ एक बैंक उन्होंने बनाया हुआ है, क्वेश्चन बैंक, तो उन्होंने उसमें से सवालात पिक करके वो दिए और ऑब्वियसली उसके जवाब हमने निकाले हुए थे पहले से, की वगैरह थी। तो जब टेस्ट दे दिया और फिर जब चेक करने बैठे तो उसमें एक सवाल था फोर्क का, जैसे मैंने आपको बताया हर टेस्ट में, हर इस किस्म के इंटरव्यूज़ में वो सवाल फोर्क का ज़रूर होता है। तो वो जो हमने 4 चॉइसेस दी हुई थी वो चारों गलत थी। तो इंतहाई सिंपल सी चीज़ है लेकिन वो करने में बंदे से गलती हो जाती है,
ठीक है, लिहाजा इसको भी देख लें कि इसको करते किस तरीके से हैं और फिर सही करें। तो वो सवाल हमें, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो हमें सवाल निकालना पड़ा बीच में से और सही बेइज्जती भी हुई क्योंकि हम लोगों को खुद जवाब नहीं आता था। एनीवे, सो वो हफीज़ साहब ने मुझे कॉल करके बुलाया, इधर आओ। जी सर, कहते हैं सवाल हल करें। वैसे तो सीधा सा सवाल है, ये जवाब है इसका, मुझे जवाब है ही नहीं, वो ABCD में वो जवाब था ही नहीं। तो कहते हैं यही चेक करवा रहा था कि कहीं हम गलत करेंगे क्या। तो 3 बंदों ने बैठ के उसको चेक किया बाकायदा कि हमसे सवाल गलत हो गया कि उमर साहब ने पता नहीं सही किया फिर कि नहीं। एनीवे, सो सॉरी, ये मेरे ख्याल है मुझे काटना पड़ेगा। चलें, सो 4 जो है किधर से बात हुई थी, हाँ, बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, इसको समझें किस तरीके से। सो होता ये है कि व्हेनेवर, गौर से सुने ऐसे इस बात को, इसकी आगे तफसील आ रही है लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी बात है उसको समझें। यू आर रनिंग अ प्रोसेस, ठीक है जी, एग्जीक्यूट 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 एग्जीक्यूट, 4 की सिस्टम कॉल आ गई, ठीक है, आ गई 4 की सिस्टम कॉल, क्या होगा? छलांग आगे मत मारे, पहले बताएं 4 की सिस्टम कॉल आ गई तो क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था, क्या होता है? नहीं, कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता, मोड स्विच होता है, मोड स्विच हो जाएगा, ठीक है जी। मोड स्विच होगा, आप गए कर्नल में, कर्नल तक आप जैसे ही गए, कर्नल क्या करता है, आपके प्रोसेस के बारे में क्या चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोसेस को डिफाइन करती हैं? बताएं, 3 चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोसेस के बारे में तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन उन 3 चीज़ों के अंदर मिलकर बनती है। वो कौन कौन सी चीज़ें बताएं, बोलें। एक नहीं, सिर्फ 3 के अंदर फिट करना है सब कुछ। अगर आईडी बोलेंगी तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो 300 लाइनें थी, फिर 300 चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। अब बताएं, बट इट्स क्लोज, 3 चीज़ें, 1 2 3। किस चीज़ की, कहाँ से आवाज़ आ रही? अच्छा चुप, नहीं, और पहली तो बोल दें, जो प्रोसेस खोले थे पहली स्लाइड में क्या चीज़ थी? हाँ, लेकिन स्टैक आधा है, अगर वो बोला तो फिर 4 चीज़ें वहाँ पे हो जाएगी। सबर, ये मेरा ख्याल है सवाल शायद समझ नहीं आ रहा। आपका प्रोसेस जो है जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो आपको, वो लफ्ज़ मैं नहीं बोलना चाहता, आपको उसकी स्टेट, पूरी की पूरी स्टेट अगर आपने बतानी है कि इसके बारे में हर किस्म की इंफॉर्मेशन अगर 3 चीज़ों में जमा करनी है तो वो क्या होंगी? हाँ ठीक है, मैं अब इस सवाल के ऊपर मैं टाइम लगाऊंगा क्योंकि आप देखें, अब आप लोगों ने स्टेट का लफ्ज़ पकड़ा है और थोड़ी देर पहले जो हमने स्टेट्स पढ़ी हैं उसको पकड़ के बैठ गए, ठीक है। तो अब मैं जो स्टेट का लफ्ज़ बोल रहा हूँ वो वाली स्टेट नहीं है क्योंकि उसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा ना, सही है। इसलिए तुक्के मत मारें, ज़रा इस तरह करें, इस तरह हाथ रखें सारे, ऐसे रखें सारे, शबाश शबाश, चलें करें, शबाश करें सर, इस तरह करके एक लगाएं अपने आप को। हाँ, अब ज़रा सोचें, कॉन्टेक्स्ट स्विच जब करते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं? कॉन्टेक्स्ट उसका हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जी? उसकी स्टेट सर जी, ये वो वाली स्टेट है। अब बोलें, रजिस्टर सीपीयू और रजिस्टर सीपीयू और नहीं सर बता। हाँ चलें, अब बताएं, 3 चीज़ों में फिट करना है, 3 में फिट करना है। अगर 3 से ज़्यादा बोलेंगे तो भी गलत है, 3 के अंदर फिट करेंगे इसको। क्या चीज़ मारे तो क्या मारे ना, बेइज्जती मिलेगी थोड़ी, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, बोलें। और एक तो बोल दें या एक बोलो, पीसीबी, ठीक है, एक हो गया पीसीबी। पीसीबी के अंदर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है ना, ठीक है, एक हो गया। अब बाकी 2 बोले। सर उसका सारा डेटा डंप कर लिया। डेटा से क्या मुराद है? मतलब रजिस्टर्स और उसका जो रैम वो एक जगह पे, रजिस्टर्स वगैरह 2 हो गए, ठीक है। सीपीयू के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं, तीसरी बोलें। सर उसको क्यू में डाल दीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन सी चीज़। चुप जी। असेंबली का जब प्रोग्राम लिखते हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं? सीधा इंटरप्ट कहाँ से आ गए हैं? किसी के पास कोई चीज़ है कि मैं अपने सर पे मारूंगा? आप लोग के सर पे तो नहीं मार सकते। कोई मैप का लफ्ज़ याद आ रहा है कि हैं? क्या चीज़? नहीं, मेमोरी मैपिंग नहीं, मेमोरी मैप। सर वो अपनी क्लास की अब
अब दोबारा सवाल सुने और ये देखें कि ये जवाब ठीक है कि नहीं है। 3 चीज़ों के अंदर आपने प्रोसेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी अगर करनी है तो एक है आपके पास मेमोरी मैप, एक है जो सीपीयू के अंदर जो भी उसने चीज़ें लोड की हुई हैं, और नंबर 3 है उसका पीसीबी। नाउ यू हैव एवरीथिंग। है कि नहीं सही है बात? ठीक है, सवाल सही है कि नहीं है? ये पेपर में इसीलिए फिर फेल हो जाते हैं आगे से। सवाल क्या था? आपके पास किसी भी प्रोसेस के बारे में अगर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने किसी 3 चीज़ों के अंदर बंद करनी हो, अगर मैं आपको कहूँ ना कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, फिर तो शुरू हो जाएंगे जो आप बातें कर रहे थे। ठीक है कि रजिस्टर होंगे और उसके प्रोसेस आईडी होगी और उसके डाटा सेगमेंट होगी और फलाने, वो ठीक है, लेकिन इनको बंद करें ना, 3 चीज़ों के अंदर बंद करें। तो अगर आपने बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको अगर आप क्लस्टर कर देते हैं 3 चीज़ों के अंदर, तो यू गेट दी आंसर। तो आंसर तक पहुंचने का तरीका देखें कि जब इस तरह का कोई सवाल पूछा जाता है और आपके पास जहन में ये कहा गया कि 3 चीज़ें, और आमतौर पे आप लोगों को जिन लोगों ने पेपर्स मेरे साथ दिए हुए हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन सब लोगों ने दिए हुए हैं, आपको पता है कि इस किस्म की चीज़ मैंने इटैलिक भी फिर की होती है कि 3, तो वो 3 के अंदर उसको बंद करना है। फिर आपने अगर आप 5 चीज़ें लिखेंगे तो इसका मतलब है यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो अगर आपके जहन में 25-30 चीज़ें आ रही हैं, यू पुट देम इन क्लस्टर्स कि भाई ये सारी एक जैसी हैं, ये सारी एक जैसी हैं, ये सारी एक जैसी हैं, यू गेट 3 थिंग्स। ठीक है, समझ आ रही बात? की हो सकता है फिर वो क्लस्टर आप गलत कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट यू विल गेट क्लोज। सही है सर पीसीबी के अंदर भी तो सर वो मेमोरी मैपिंग अंदर हो चुकी होती है, तो अलग क्यों? क्योंकि पीसीबी के अंदर ये लिख रहा होता है कि आपके पास ये मेमोरी मैप कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वो जो एक्चुअल मेमोरी के अंदर डाटा पड़ा होता है वो तो मेमोरी में पड़ा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई डाटा वगैरह फाइल के वो लोड किया हुआ है ना, CSV फाइल आपने लोड की थी, तो वो तो मेमोरी में लोडेड है। पीसीबी में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मेमोरी में किस जगह पर लोडेड है, एक्चुअल डाटा तो वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो असल में आगे चलता हूँ तो फिर आपका सवाल क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने एक प्रोसेस लिया, हम कर क्या रहे थे, फोर्क की सिस्टम कॉल कर रहे थे। हमने इस प्रोसेस को क्या करना है, इसके एक से दो नहीं, सबर में अल्फाज सही बोलो, इस एक को हमने 2 बनाना है। ठीक है जी, तो वो बैक्टीरिया होता है ना, जिन कम अज कम इतनी बात तो सब लोगों ने पकड़ी होगी। ठीक है, वो एक बैक्टीरिया होता है, वो दरम्यान में चुप करके अलग हो जाता है, 2 हो जाते हैं। ठीक है, वो एग्जैक्टली वो हमने इसको कॉल करना है। क्या कहते थे उसको? तो 2 ही तो नाम है, उनमें से कौन सा वाला कहते थे? नहीं वो नहीं, पूरी बकरी नहीं 2 करनी, वो इस केस में करनी है, लेकिन वो नहीं कर, वो एक्चुअली लव्स, ठीक है, क्लोन ही कहते हैं उसको। ठीक है, तो सही है, जो हंसे सारी अपनी हंसी वापस लें। ठीक है, एनीवे, सो क्या आपने करना है, इस एक प्रोसेस से आपने इसी जैसे 2 बनाने हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस एक प्रोसेस से इसी जैसे 2 बनाने हैं तो आपको क्या 3 चीजें रेप्लिकेट करनी पड़ेंगी? मेमोरी मैप पहले एक था, उसी जैसे 2 बना लें। पीसीबी पहले एक था, अब उसकी जगह पे दूसरा भी बना लें। सीपीयू के रजिस्टर्स, अब सीपीयू के रजिस्टर्स जो हैं वो एक ही टाइम पे जा सकते हैं, तो वो सारे के सारे आप कहाँ डाल देंगे, उस नए वाले के पीसीबी में। ठीक है, तो फोर्क की सिस्टम कॉल क्या करती है, आगे तफसील से चीज लिखी भी हुई है, लेकिन ऐसे देख लें कि फोर्क की सिस्टम कॉल जैसे ही एग्जीक्यूट होती है तो आपका प्रोसेस तो गया, वहां से रुक गया ना, मोड स्विच हुआ, ये बात याद रखें, समझने में आसानी रहेगी। आपने फोर्क किया तो फोर्क करते साथ ही मोड स्विच हुआ और आप कहां पे चले गए, कर्नल रनिंग के अंदर। कर्नल रनिंग के अंदर ये काम किया जाएगा कि इस पूरे प्रोसेस का एक डुप्लीकेट बनाया जाएगा, इसको क्लोन किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये डुप्लीकेट इसका बन जाएगा तो उसके बाद फिर इन दोनों को उठा के कहां पे डाल दिया जाएगा, कौन सी स्टेट में? यस, रेडी स्टेट में। ठीक है, इन दोनों को उठा के रेडी स्टेट में डाल दिया जाएगा। वापस आप नहीं जाएंगे क्योंकि अब 2 हो गए हैं बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, आप कहेंगे जो ओरिजिनल था उसमें चले जाओ, ओरिजिनल की बात ही नहीं है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं अब। ठीक है, सिर्फ एक फर्क है वो भी बताते हैं। सही है, बात समझ रही है? सर क्रिएटेड में क्यों जाएगा? क्रिएटेड में जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जैसे ही आपने कहा ना फोर्क, अब आपने दूसरा वाला क्रिएट करना है, एक तो पहले से पड़ा हुआ है, तो यही काम है कि आपका दूसरा अभी फोर्क होते साथ ही जाएगा फॉरन क्रिएटेड स्टेट में, इस सारे की डुप्लीकेट चीजें बनाई जाएंगी, बनाते साथ ही वो दोनों रेडी में आ जाएंगे। ठीक हो गया, यहां तक सही है? जी आगे तफसील से देख रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, आपने क्या किया, ये आपके पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, यहां पे आके आपने फोर्क की सिस्टम कॉल इशू की। ठीक है जी, क्या किया जाएगा, पहले ये देखा जाएगा, सबसे पहले इसको तफसील से देख रहा हूं, ये जरूरी है। ठीक है, ये अब आपको याद रखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये रटा लगाते हैं इस पे कि जो कुछ भी करते हैं, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो ये आप खुद बाद में निकाल सकते हैं। सो यू हैव टू चेक फर्स्ट के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, मेमोरी में जगह भी है कि नहीं। ठीक है, या अगर आपको लिमिट किया गया था, अक्सर ये भी होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिमिट करता है कि एक यूजर कितने प्रोसेसेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग में कि भाई एक यूजर सिर्फ 500 प्रोसेस क्रिएट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता,
तो वट एवर द रिसोर्सेज आर वो चेक किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, यू एलोकेट अ न्यू पीसीबी, ठीक है, नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे पीसीबी का, पीसीबी के जरिए से हम सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे ना, तो एक नया पीसीबी बना लिया। यू असाइन अ न्यू यूनिक पीआईडी, ठीक है, प्रोसेस आईडी, नया प्रोसेस होगा, हर प्रोसेस का अपना पीआईडी होगा, चाहे दोनों एक जैसे क्यों ना हो, ठीक है। इस बात को गौर से देखें, ऐसा ज़रा तवज्जो रखें यहाँ पे। आपने लिमिट चेक करनी है यूज़र की, पहले बात कर ली। चाइल्ड स्टेट को जो अभी नया वाला क्रिएट हो रहा है, एक तो पहले से पड़ा हुआ है, नए वाले को हमने किस में डाल दिया, क्रिएटेड स्टेट में वो चला गया, ठीक है, सही यहाँ तक। सिर्फ नया वाला सर? पहले वाला तो पहले से क्रिएटेड है, क्रिएटेड स्टेट में आप जाते क्यों हैं, रिसोर्स एलोकेट करने के लिए, मेमोरी मैपिंग वगैरह वगैरह, तो पहले वाले की तो है। तो सिर्फ चाइल्ड जो है, जिसको हम चाइल्ड कहेंगे, जो अभी नया बन रहा है, उसको हम कहेंगे कि ये चाइल्ड है, और उसके लिए हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, उसको क्रिएटेड में डाल देंगे ताकि उसको रिसोर्सेज एलोकेट किया जाए, ठीक है। आगे रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं। कॉपी डेटा फ्रॉम द पेरेंट पीसीबी टू द चाइल्ड। तो अभी क्या है, पीसीबी के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी एज इट इज उठा के यहां पे डाल दी जाएगी, अदर देन द पीआईडी। ऑब्वियसली पीआईडी फर्क होगी उसकी, ठीक है, सही है यहां तक। तो देखें, अगर आपने डाटा कॉपी किया सारे का सारा अगर आपने डाटा कॉपी किया, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इसका मेमोरी मैप कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, लिखा हुआ था ना, पीसीबी के अंदर ये लिखा हुआ था। अगर यही आपने उठा के दूसरे चाइल्ड प्रोसेस के लिए भी कर दिया, तो चाइल्ड प्रोसेस के अंदर भी ये लिखा होगा कि इसका मेमोरी मैप यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, उसी जगह पे। तो इन दोनों का मेमोरी मैप आपने एसेंशियली क्या कर दिया, सेम कर दिया। बात समझ आई जी? दोबारा देखें, अगर आपने पीसीबी के अंदर से इंफॉर्मेशन सारी उठा के कॉपी की नए पीसीबी में, तो उस ओरिजिनल पीसीबी के अंदर लिखा हुआ था कि मेरा मेमोरी मैप कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, लिखा हुआ था। वो जब यहां पे आ गया, तो अब इस चाइल्ड प्रोसेस का मेमोरी मैप भी एग्जैक्टली वही है जो कि पेरेंट प्रोसेस का था, ठीक हो गया। तो ये दोनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन को यूं समझ रहे हैं कि जैसे ये मेरा घर है, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात? क्यों बुरी बात है, बताएं। मैं आप लोगों को अभी 2 मिनट में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पढ़ाने लगा हूँ, बताएं। हाँ, लेकिन क्योंकि सर अगर एक एग्जीक्यूट होगा तो उसकी स्टेट चेंज होगी, दूसरा जी, अगर एक एग्जीक्यूट होगा तो वो जाके मेमोरी में कुछ चीजें चेंज कर देगा, दूसरा भी एग्जीक्यूट हुए नहीं है, वो भी आएगा, वो भी एग्जीक्यूट कर देगा उसको, ठीक है। सो इन दिस सेंस दिस इज अ बैड थिंग। लेकिन एक और सेंस में ये अच्छी बात भी है, वो क्या है वो बताएं। सर इससे फास्ट भी तो हो सकता है कि अगर कुछ उसने करना ही नहीं पड़ा हमें, उसने भी कर दिया हाँ, कुछ नहीं होगी, दे विल ओवरस्टेप ऑन ईच अदर, तो वो वाली अच्छी बात नहीं है। तो ये अच्छा इस सेंस में है कि आपको पूरा मेमोरी, रैम स्लो है ना, रैम याद है ना ये बात, तो आपको पूरी रैम का वो डाटा नीचे कॉपी नहीं करना पड़ा, और उसके अंदर बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो कि दोनों के अंदर चेंज होगा ही नहीं, हमें पता है कि नहीं चेंज होगा। वो कौन सा पोर्शन है? क्या तेज बोले, क्या आवाज है? डाटा तो चेंज होगा। कोड जो होता है आपके पास, जब एक प्रोसेस को आपने डुप्लीकेट किया है तो कोड तो आप नहीं चेंज करते रनिंग में, ठीक है। ये थोड़ा सा पुराने जमाने की बात है, लेकिन खैर है, बस इसी तरह फिलहाल ले लें इसको, कि आपका कोड जो है वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा। या यूं समझें कि आपका डाटा चेंज होना है, लेकिन बहुत सारा चंक डाटा का इस तरह का होगा जो कि चेंज नहीं होना, ठीक है। तो जिस जगह ने चेंज नहीं होनी, उसको दोबारा डुप्लीकेट बनाने की क्या जरूरत, उसको डुप्लीकेट करने की क्या जरूरत है, उसको रहने दें वहां पे अपनी जगह पे, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये रहा आपका मेमोरी मैप, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक पोर्शन इस तरह का है जो कि कोड का पोर्शन है, सबसे नीचे कोड का पोर्शन होता है जी, इसको क्या दूसरा नाम देते हैं, टेक्स्ट। आपका P1 जो है वो पॉइंट कर रहा है इस जगह पे, ठीक है, उसको ये पता है कि मेरा मेमोरी मैप यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है, सही है। जब आपने P2 को बनाया और आपने उसका PCB भी सेट कर दिया इसके ऊपर, तो अब वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फर्ज करें अगले 5 मिनट तक इन दोनों ने सिर्फ डाटा रीड ही करना है, कुछ राइट नहीं करना, इस मेमोरी के अंदर सिर्फ डाटा रीड ही करना है अगर इन्होंने, तो दैट्स फाइन। हो सकता है यहां से उठा के कोई फाइल पे डंप कर रहे हैं, या यहां से उठा के नेटवर्क के ऊपर भेज रहे हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग, बट दे आर नॉट राइटिंग टू द मेमोरी, दे आर ओनली रीडिंग फॉर द मेमोरी। तो जब तक ये सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना, फिर इनका डुप्लीकेट ना करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात
रीडिंग अगर सिर्फ है तो ठीक है आपने बोल दिया, चुप बोलो, बाकी में बोले। हाँ जी, अच्छी बात है कि बुरी बात है? कौन कह रहा है कि अच्छी बात है? सर ये दोनों करेंगे जी जी, सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं सर, दोनों करेंगे जी। वो नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूँ कि आपका इसको आपने जो डुप्लीकेट नहीं किया, डुप्लीकेट न करना अच्छी, काम एक ही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बहस है। इस मेमोरी मैप को डुप्लीकेट न करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, एज लॉन्ग एज दे आर ओनली रीडिंग द डाटा? अच्छी बात है जी। इसका क्या मतलब है? इससे तो नहीं समझ आती ना कि अच्छी बात है कि बुरी बात है। मैं दो बातें पूछ रहा हूँ, दोनों में से एक बोलेंगे। अच्छा, आप पूछ रहा अच्छी बात है, आप लोग थके हुए, जबान नहीं लानी आप लोगों ने, दो दड़ी का सारे ला लेंगे, ये बताएं अच्छी बात है? सर वो इस सेंस में सर वो कह रहे हैं कि मतलब बार-बार क्यों खोल रहे हैं? जी जी जी, ये देखें, अगर यहाँ पे डाटा एक पड़ा हुआ है तो बस ठीक है, यहीं से रीड करो सारे के सारे, ठीक है। इसकी मैं दूसरी कॉपी बनाऊं और आप वहां से रीड करो, क्या फायदा उसका? एज लॉन्ग एज यू आर रीडिंग द डाटा, जब तक रीड चल रहा है तो नो कॉपी इज अ गुड थिंग। बट वॉट इफ वन प्रोसेस इज अबाउट टू राइट समथिंग टू दिस, ठीक है। अगर आप कोई राइटिंग करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस जो चल रहा था, ये समझ रहा था कि मैंने बैंक बैलेंस के अंदर रखा हुआ है 5000, और दूसरा प्रोसेस जो है वो आके इसमें से 1000 माइनस करने लगा है, तो इस प्रोसेस को तो 5000 ही मिलना चाहिए ना, इसका क्यों 4000 हो रहा है? ठीक है, ये दो प्रोसेसेस हमने बनाए इसलिए क्योंकि इन दोनों ने कोई अलग अलग काम करने हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस 1 है उसके आखिरी इतला तक उसने बैंक बैलेंस कितना कंप्यूट किया हुआ था? 5000। दूसरे ने कंप्यूट किया, उसका 4000 हो गया, तो वो अपने डाटा को चेंज करे ना, इसके डाटा को क्यों चेंज कर रहा है? बात समझ आ रही है जी? तो जैसे ही राइटिंग अकर हुई तो ये फिर बुरी बात है, ठीक है। ये नो कॉपी जो है अब ये बुरी बात हो गई है, सही है। तो राइट के केस में आपके पास क्या हुआ कि कॉपी ना करना बुरी बात हो गई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले डुप्लीकेट मत बनाओ, कॉपी मत करो मेमोरी मैप को। जैसे ही कहीं पे कोई राइट का ऑपरेशन आए तो कर्नल के थ्रू ही होगा ना, खुद से तो नहीं कर सकते। जैसे ही कोई आप, ये बात मैंने सही की गलत की है? मेमोरी के अंदर राइट करने के लिए कर्नल पे जाना पड़ता है? सवाल गौर से सुने, मेमोरी पे कुछ राइट करने के लिए कर्नल के पास जाना पड़ता है? कौन कह रहा है यस सर? हाथ खड़ा करें जरा कि मैं गोली मार दूंगा आपको। मेमोरी में राइट करने के लिए क्या तरीका कार करते हैं? असेंबली का कोड बोलें, शुरू हो जाए। मेमोरी में राइट करने के लिए किस तरह करते हैं? मेमोरी का एड्रेस है 59, कैसे राइट करेंगे? ओएस को कहेंगे सिस्टम कॉल करे, टीटीटी असेंबली में लगवा दूंगा। हाँ जी, आपको पता है लेकिन आप कुछ और सोच रहे हैं। मूव की इंस्ट्रक्शन होती है, यू जस्ट मूव द डाटा। तो सर हम तो ओएस को कहेंगे ना कि आप सिस्टम कॉल करो, सिस्टम कॉल करेंगे उस ओएस को राइट करेगा। मेमोरी में राइट करने के लिए आपके पास सिस्टम कॉल नहीं होती है। मेमोरी उन चंद चीज़ों में से शामिल है जिसको आपको एक दफ़ा एलोकेट कर दी जाती है कि ये आपकी मेमोरी है। इफ़ यू वांट टू लोड समथिंग इनटू दैट, अगर हार्ड डिस्क से चीज़ लेके आनी है तो और बात है, आप शायद वो बात सोच रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने उसके अंदर कोई भी वैल्यू राइट करनी है, लेट्स से 15 आपने राइट करना है, हार्ड कोड किया हुआ है 15, यू जस्ट नीड अ मूव इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट, ठीक है। आप शायद डिस्क के डाटा की बात कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं शायद। हाँ, वो नहीं, मेरा सवाल शायद एम्बिगुअस है फिर। सो अगर आपने सिर्फ कोई डाटा राइट करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है काम, लेकिन क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक किस्म का मार्क कर देता है आपके हार्डवेयर को। तवज्जो से सुने, ये मैं इसलिए इतनी ज़्यादा इसके ऊपर बहस लगा रहा हूँ, इसके ऊपर इतनी टाइम नहीं लगाते, मैं इसलिए बहस लगा रहा हूँ क्योंकि दिस इज समथिंग ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, आगे जाके ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, वहाँ भी ये चीज़ ज़रूरी है। सो एज लॉन्ग एज यू आर रीडिंग द डाटा देयर इज नो कॉपी। एज सून एज यू ट्राई टू राइट समथिंग, दोनों प्रोसेसेस में से कोई भी एक अगर इस डाटा के ऊपर कुछ राइट करने की कोशिश करेगा तो फौरन किया जाएगा कि इतने पोर्शन की जिसके ऊपर वो राइटिंग कर रहा है वो पोर्शन इसका अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। सो यू क्रिएट ए कॉपी ऑन राइट, व्हेन यू राइट यू क्रिएट अ कॉपी, ठीक है। सो यू क्रिएट अ कॉपी ऑन राइट, इसको कहा जाता है COW, ठीक है। इसकी बाकायदा अब्रीविएशन इस वजह से है क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपके पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में जब आप जाते हैं तो बाकायदा आपको जाके बाय डिफॉल्ट कॉपी ऑन राइट जो है वो इनेबल्ड होता है, कहीं कहीं ये मसला पैदा करता है तो आपको उसको डिसेबल करना होता है, इनेबल करना होता है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। समझ आ रही बात की? इसको कहा जाता है कॉपी ऑन राइट।
और नाम से जाहिर है कि यू डू नॉट क्रिएट अ कॉपी व्हेन यू फोर्क, यू वेट अंटिल वन ऑफ द प्रोसेसेस ट्राइज टू राइट इनटू दैट लोकेशन, और जिस जगह पे ये राइट करता है उस जगह की फिर डुप्लीकेट बना दी जाती है, कॉपी बना दी जाती है, किस वक्त? ऑन राइट। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी ऑन राइट। ठीक है, समझ आ गई बात की? कॉपी ऑन राइट समझ आया? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो किधर गया? सो कॉपी पेरेंट कॉन्टेक्स्ट इन मेमोरी और सेट कॉपी ऑन राइट। सेट कॉपी ऑन राइट का मतलब ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर को बाकायदा बता देता है कि इतना पोर्शन जो है दिस इज नाउ कॉपी ऑन राइट, जैसे ही इसके अंदर कोई काम किया जाएगा तो यू क्रिएट अ कॉपी। ठीक है, तो ये हार्डवेयर, सीपीयू, रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों मिलकर ये कॉपी ऑन राइट के ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को तो मूव के टाइम पे बताया नहीं जाएगा। मेमोरी के ऊपर राइटिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को तो चूंकि बताई नहीं जाती, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से हार्डवेयर को कह देता है कि अगर इस तरह की कोई हरकत की जाए तो मुझे बताना और फिर मैं उसके लिए ये काम करूंगा। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर ये काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला ही नहीं कर सकता, उसको हार्डवेयर की जरूरत है इसमें। तो कॉपी ऑन राइट इज ए हार्डवेयर सपोर्ट। हार्डवेयर से आपको सपोर्ट मिलेगी तो फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बात की। तो ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये जो इंटरनेशनल टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें इस तरह का छोटा सा एक सवाल आ जाता है कि कॉपी ऑन राइट सिर्फ सॉफ्टवेयर के जरिए से इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं, तो नहीं। ठीक है, ठीक हो गया? यू नीड हार्डवेयर सपोर्ट। ओके, सो कॉपी ऑन राइट। ऊपर एक पॉइंट जो रह गया उसको भी पहले देख लें कि यू इंक्रीमेंट काउंट्स ऑन दी करंट डायरेक्टरी ऑन ओपन फाइल्स। ठीक है, आपने ये मेंटेन किया होता है कि कौन कौन सी फाइलें जो हैं वो कितने लोगों ने ओपन की हैं। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन से थोड़ा सा आपके जहन में आ सकता है कि अगर किसी ने भी नहीं ओपन किया हुआ तो यू कैन हाउस कीप इट। सही है, तो आप क्या करते हैं कि पेरेंट प्रोसेस जिस डायरेक्टरी में था उस डायरेक्टरी को एक्सेस करने वालों का काउंट जो है वो इंक्रीमेंट किया जाता है। आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि अगर आपने यूएसबी लगाई हुई है या कोई भी फोल्डर है, आप उसके अंदर कोई अपनी जगह पे उसको ओपन किया हुआ है एंड यू ट्राई टू डिलीट दैट, तो वो आपको कहता है कि यू कैन नॉट डिलीट दिस फाइल बिकॉज इट्स ओपन वगैरह, इस किस्म की बात होती है। ठीक है, तो वो बैक एंड के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम ने काउंट मेंटेन किया होता है कि इस फाइल को कितने लोगों ने ओपन किया हुआ है। तो जब तक वो जीरो नहीं हो जाता तब तक वो आपको डिलीट करने नहीं छोड़ता। ठीक है, तो वो काउंट्स जो है मेंटेन जो किए जाते हैं, तो उनको इंक्रीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि पहले उस फाइल को एक लोगों ने खोला हुआ था, अभी दो लोगों ने खोला हुआ है। ठीक है, दो हो गए ना प्रोसेसेस, तो ये दोनों चूंकि उसी चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं तो आपके पास अब उसका काउंट जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझिए बात की? तो काउंट जो है वो इंक्रीमेंट किए जाते हैं। जब ये सारी कहानी हो जाती है तो नाउ योर चाइल्ड स्टेट इज रेडी टू रन, और आपका जो पेरेंट है वो भी चला गया रेडी स्टेट के अंदर। तो अब आप वेट करेंगे कि कौन से प्रोसेस को रन किया जाएगा। वो स्केड्यूलर जो है जब वो आएगा, जब इनकी बारी आएगी तो फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। बात अच्छे तरीके से समझ आइए जी? ठीक है, सारा दोबारा देखें। 4K सिस्टम कॉल आपने की, 4K सिस्टम कॉल करने के बाद आप यहाँ पे गए, आपने रिसोर्सेज एलोकेट किए, आपने कॉपी ऑन राइट किया या फिर आपने पूरा मेमोरी मैप कॉपी किया। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। आजकल तकरीबन हर जगह पे कॉपी ऑन राइट ही इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, बिकॉज इट्स एफिशिएंट, इट हैज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, एफिशिएंट भी है और वो जो डाटा का मसला आता था वो भी नहीं आता। ठीक हो गया? देन यू सेट बोथ ऑफ देम टू रेडी, और फिर स्केड्यूलर की बारी आती है, सॉरी स्केड्यूलर डिसाइड करता है कि वो किसको बारी देता है। हो सकता है पेरेंट पहले रन हो जाए, हो सकता है चाइल्ड पहले रन हो जाए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट होगा। इस बात को यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने जहन में डालें। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम जितना थ्रेड्स वगैरह की बात करेंगे, सारों में मसला ये होता है कि यू हैव सम अजम्पशंस। बंदे के जहन में ये होता है कि जो कोड पहले लिखा है वो कोड पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो डुप्लीकेट बन चुके हैं। अब स्केड्यूलर ने जिसको बारी दी, और वो हमें नहीं पता कि स्केड्यूलर किसको बारी देगा, क्योंकि वो सिर्फ हमने डिस्कशन की नहीं है। अब डिस्कशन कर भी लें तो हमें नहीं पता चलता। ठीक है, बात समझ आ रही है जी? ओके, मतलब सर हम खुद नहीं कह सकते कि वो किसके बारे में ना नहीं कह सकते, नहीं नहीं पता नहीं क्या बोल रहे हो। राइट, हम पाइथन में मल्टीपल फाइल्स ओपन कर सकते हैं। Yes. राइट यस, वो पहले ओपन पर मुझे नहीं सवाल समझ आया, ये सवाल बाद में पूछना था। ठीक है, सॉरी मल्टीपल फाइल को सिंगल फाइल को मल्टीपल जैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर कोड वाला मसला हो तो खैर बैठ में। ये एक 4 की एग्जाम्पल है जो स्लाइड में बहुत सब तकी एग्जाम्पल है। इसके अंदर स्विच है, मैं नहीं बताने लगा, मैंने अपना कोड लिखा है। राइट, आमतौर पे ये असाइनमेंट ये वाला कोड दिखाया जाता है, तो ये भी मैंने छोड़ दिया है, लेकिन चूंकि इसे स्विच है और आप लोगों को पता है मुझे स्विच से एलर्जी है, जिनको पता है और जिनको नहीं पता तो खैर अभी पता लग जाएगा। राइट, सो दिस इज योर कोड फॉर सिस्टम कॉल। इट्स अ वेरी बेसिक सी कोड। ठीक है, इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है। मैं बाय द वे यहाँ पे जो सी का कोड दूंगा तो उसके अंदर कुछ मैं सूडो कोड भी डालूंगा बीच में थोड़ा सा। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न विद एक्चुअल कोड, वो आप लोग कहीं पे लैब मैप में कर लेंगे। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे द आइडिया। तो कहीं पे मैं सी आउट लगा दूंगा, कहीं पे प्रिंट एफ लगा दूंगा, कहीं पे कुछ भी नहीं लगाऊंगा, सिर्फ स्ट्रिंग लिख दूंगा। द आइडिया इसके बस समझ आ जाए आप लोगों को बात। ठीक, सो ये कोड ऑलमोस्ट पूरा ही है, लेकिन इसको देख लें। सो
you're going to save the PID. कौन सा कलर ले लें, अच्छा कलर कौन सा, ये मैंने आप लोगों से सवाल नहीं पूछा, इसका जवाब तो बड़ा जल्दी दे रहे हैं। किसको शौक है पिंक का, लगा देते हैं, ये नज़र ही नहीं आता, कोई और कलर बोलेंगे। नियॉन ग्रीन, यार ज़बरदस्त। अच्छा, सो यू आर गोइंग टू हैव अ PID, ठीक है। तवज्जो से देखें, ये PID किसकी है, पेरेंट की होगी कि चाइल्ड की होगी? चलिए सवाल को यहाँ पे रोकें, थोड़ी देर बाद जाके बात करते हैं। आपने कहा 4 की सिस्टम कॉल आपने इशू की, क्या करेगा? अभी सब हम लोगों ने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू किया है अभी, ठीक है। अभी तक कितने प्रोसेसेस हैं इससे रिलेटेड? एक, ठीक है। तवज्जो से देखें, ये एक था, हम आए 4 की सिस्टम कॉल पे हम पहुंचे। 4 की सिस्टम कॉल से आप कौन सी स्टेट में चला गया आपका प्रोसेस? अभी जो ऊपर हमने डिटेल्ड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखी है, प्रोसेस कौन सी स्टेट में गया? ये वाला प्रोसेस जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जैसे ही 4 की सिस्टम कॉल मैंने इशू की, ठीक है, वो इंटरप्ट अगर आप कह लें मैंने इंटरप्ट इशू किया, करते साथ ही किधर गया? कर्नल रनिंग में, ठीक है। कर्नल रनिंग में चला गया, मोड स्विच अगर हो गया, ठीक है। ये आप लोगों को बुरे बुरे ख्वाब आएंगे मोड स्विच के, ऐसा ऐसा, इतना ज़्यादा ये सुनना पड़ेगा। सो आपने मोड स्विच करके आप चले गए कर्नल रनिंग के अंदर, कर्नल ने वो सारे काम कर दी जो कि ऊपर अभी हमने किए थे, ठीक है। ये वाला तो रुका हुआ है ना, फोर्क में रुका हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। ये बात समझ आ रही है ना? इस बात को अच्छे तरीके से समझें। असाइनमेंट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी, असेंबली इसलिए पढ़ाई हुई थी। असाइनमेंट जो है वो तब एग्जीक्यूट होगी जब आप इंटरप्ट से वापस आएंगे, उसको आप PID के वेरिएबल के अंदर डालेंगे, उस चीज़ को जो भी वहां से रिटर्न की गई है। वो रुकी हुई है चीज़ अभी तक, ठीक है। आप कहाँ पे रुके हुए हैं? आप इस जगह पे रुके हुए हैं। ये असाइनमेंट और PID के अंदर इस चीज़ को असाइन करना वो अभी रुका हुआ है। ये बात सही है जी? अच्छे तरीके से समझ आ रही है बात की? अगर नहीं समझ आई तो बोलें, ये रुका हुआ है का क्या मतलब है, ठीक है। ओके, सो आप गए वहां पे, 4 की सारा जितना काम करना था सिस्टम कॉल ने कर्नल रनिंग में वो हो गया। अब आपके पास कितने प्रोसेसेस हैं? 2 प्रोसेसेस हैं, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है। दोनों कौन सी स्टेट में है? अब जब दोनों पूछ रहा हूं कौन सी स्टेट में, तो फिर तो एक ही स्टेट जवाब में आएगा ना। दोनों रेडी में बैठे हुए हैं, ठीक हो गया जी? सही है, दोनों रेडी के अंदर अभी पड़े हुए हैं। अभी तक स्केड्यूलर नहीं आया, जब स्केड्यूलर आएगा तो किसी की बारी आएगी। ये बताएं चाइल्ड किस जगह पे रुका हुआ है? पेरेंट कहां पे रुका हुआ है? पहले ये बताएं किस जगह पे, इस पूरे कोड में किस जगह पे रुका हुआ है? 4 की जो आपने कॉल की थी असाइनमेंट से पहले रुका हुआ है, ठीक है। इस बात पे एग्री करें सारे? पेरेंट असाइनमेंट से पहले रुका हुआ है। अब बताएं चाइल्ड कहां पे रुका हुआ है? ये आपके पास मेमोरी मैप था, सबर, ये आपके पास मेमोरी मैप था, ये आपके पास PCB था, ठीक है। PCB के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जी? 300 चीजें होती हैं, बहुत सारी, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपने सेव किया था ना, डंप किया था, करते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट स्विच से पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को डंप करते हैं ना। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में क्या होता है? अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। जब आपने इसको डुप्लीकेट बनाया यहाँ पे, तो इसके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर क्या लिखा होगा? वही एड्रेस लिखा होगा, जो उधर लिखा था वो इधर भी लिखा था। मेमोरी मैप भी दोनों का एक ही जैसा कॉपी ऑन राइट है। तो अब आपके पास जो इंस्ट्रक्शन अगली दफा एग्जीक्यूट होने पे पेरेंट ने करनी है, वही इंस्ट्रक्शन आपके चाइल्ड ने भी करनी है। तो आपका पेरेंट और चाइल्ड दोनों एग्जैक्ट इस जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है। जिस जी असाइनमेंट से पहले ये जो मैंने इतनी बड़ी सारी यहाँ पे लाइन लगाई है, ठीक है। PCB दोनों का सेम है अदर देन द PID प्लस सम अदर, उसकी जरूरी नहीं है वो, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया? 4 की सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट की तो इंट मैं बोलता हूँ, बाकी तफसील हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इंटरप्ट करने की वजह से आप किधर गए? कर्नल रनिंग में। कर्नल ने वो सारा किस्सा कहानी किया, अभी तक आपको जवाब वापस आया ही नहीं है। क्यों जवाब वापस नहीं आया? क्योंकि आपकी बारी अभी नहीं आई, ठीक है। तो ना पेरेंट की बारी आई है ना चाइल्ड की बारी आई है, दोनों का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सेम जगह पे पॉइंट कर रहा है, दोनों का मेमोरी मैप एक जैसा है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट एक जैसा है। दे आर इसेंशियली डुप्लीकेट्स। क्लोन्स का जो आपने लफ्ज बोला था, तो दैट वाज अ गुड वर्ड, ठीक है जी। दे आर एग्जैक्टली द सेम अदर देन द PID, और एक पेरेंट एक चाइल्ड है, ठीक है। ये बात सही है जी? तो अब पेरेंट भी इस जगह का इंतजार कर रहा है, चाइल्ड भी इस जगह का इंतजार कर रहा है। फर्ज करें पेरेंट की बारी पहले आती है,
तो पेरेंट को जो पीआईडी भेजी जाएगी वो इसमें चली जाएगी। फर्ज करें चाइल्ड की बारी पहले आती है, तो चाइल्ड को जो पीआईडी भेजी जाएगी वो उसके चाइल्ड वेरिएबल में चली जाएगी। और जैसे ही आप यहां पे असाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑपरेशन रीड का है कि राइट का है? असाइनमेंट का ऑपरेटर रीड का होता है कि राइट का होता है? राइट का होता है। तो यू आर गोइंग टू डू अ कॉपी ऑन राइट, वो उतना पोर्शन जो है फौरन कॉपी हो जाएगा। इसीलिए पोर्शन का लफ्ज बोला था, पूरा मेमोरी मैप नहीं किया जाएगा, वरना कॉपी ऑन राइट का मकसद ही फोत हो गया। पूरा मेमोरी मैप नहीं किया जाएगा, जिस जगह पे पीआईडी पड़ी है ना सिर्फ उसको कॉपी कर दिया जाएगा। सही है जी, समझ आ रही बात की? तो आपके पास 4 की सिस्टम को, ये इतनी बड़ी तफसील कर रहा हूँ, आखिर में जाके इतनी छोटी सी बात रह जाती है, लेकिन इसलिए तफसील से बता रहा हूँ ताकि ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। आगे जाके आपके पास जो मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रन होते हैं ना, उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट होते हैं। यू हैव टू थिंक नॉट सीक्वेंशियली एनी मोर। ये कौन सी अंग्रेजी थी? यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग सीक्वेंशियली। सही है जी, सही है। सो यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग सीक्वेंशियली बिकॉज नाउ यू हैव 2 थिंग्स रनिंग इन पैरेलल, एसेंशियली इन पैरेलल। आपको नहीं पता पहला कौन सा एग्जीक्यूट होगा तो कोई एक एग्जीक्यूट होगा पहले, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। सो अब इफ आ गया कि अगर पेरेंट पहले एग्जीक्यूट होगा तो पेरेंट की पीआईडी, अगर चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट होगा तो उसकी पीआईडी। ठीक है, जो भी सिचुएशन होगी। अब नाउ जो शुरू में हमने बात की थी ना एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, अब यहां पे ये देखें, अब हम हर इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये बहस आएगी कि चाइल्ड रन हो रहा है कि पेरेंट रन हो रहा है। ठीक है, एक बात ये याद रखें कि 4 की सिस्टम कॉल, ये हमने कहा ना असाइन कर रहे हैं, ये जब वापस जाती है तो ये आपको 2-3 किस्म की वैल्यूज दे सकती है। एक, ये आपको -1 वैल्यू दे सकती है। ठीक है, अगर ये -1 वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है ना 4 की सिस्टम कॉल है ना, अगर वो वैल्यू आपको कोई रिटर्न कर रहा है, इफ दैट इज -1, तो इसका मतलब है कि फोर्क एग्जीक्यूट नहीं हो सका फॉर सम रीजन, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे या आपको इजाजत नहीं थी वगैरह वगैरह जो भी है। -1 का मतलब है कि सम एरर अकर्ड। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि -1 क्या होता है। आमतौर पे सी के अंदर जब भी आपके पास रिटर्न वैल्यूज होती है ना पॉजिटिव में, पीआईडी सारी पॉजिटिव में होती हैं, और माइनस में अगर वैल्यू आ रही है इसका मतलब है कि इट्स वाज एन एरर। ठीक हो गया, यहाँ तक बात सही है? तो एक बात तो ये होगी, इस चीज़ को तो थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें। ठीक है, सो दिस वाज एन एरर, इसको हटा दें यहाँ पर। सही जी, मैं बता रहा हूँ सॉरी। अगर आपने 4 की सिस्टम कॉल की और आपको जवाब में 0 भेजा गया, इसका मतलब, अब देखें आपने ये डिसाइड करना है कोड के अंदर बैठ के कि मैं चाइल्ड हूँ कि मैं पेरेंट हूँ, क्योंकि बाकी दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, आपने ये डिसाइड करना है कि मैं चाइल्ड हूं कि पेरेंट हूं। तो 4 की सिस्टम कॉल का तरीकाकार ये है कि इट गिव्स यू अ 0 इफ यू आर द चाइल्ड। ठीक है, तो हमने क्या चेक किया कि अगर पीआईडी में मुझे जो चीज वापस भेजी गई थी 0 भेजा गया था, तो इसका मतलब है कि मैं चाइल्ड हूं। तो चाइल्ड ने जो काम करने हैं वो वाले काम आप इफ पीआईडी इज इक्वल टू 0 के अंदर लगाएंगे। ठीक है, इसको भी ड्राई रन भी करते हैं, पहले ये देख लें 4 की सिस्टम कॉल काम किस तरीके से कर रही है। इंटरनल्स हमने देख लिया वो कैसे काम करता है। वो जो रिटर्न आपको वैल्यू वापस भेजती है, -1 इज फॉर एरर, 0 इज यू आर द चाइल्ड। और अगर कोई नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू आपको भेजी जाती है तो वो होती है आपके नए बनाए हुए चाइल्ड की पीआईडी। आप हैं पेरेंट, आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो चाइल्ड क्रिएट किया गया है उसकी पीआईडी ये है, क्योंकि आपने उससे बाद में बात करनी होती है। ठीक है, उसको लेक्चर देने होते हैं, खाना खाया करो, मत खाया करो, सुबह जल्दी उठा करो वगैरह वगैरह। ठीक है, आपने उसको बातें सुनानी होती है, बहुत सारी मदद करना होता है। तो यू नीड दी पीआईडी। तो अगर तो 4 की सिस्टम कॉल दोबारा से सुने, इफ द फोर्क सिस्टम कॉल रिटर्न्स टू यू -1, दैट मीन्स देयर वाज एन एरर। इफ इट गिव्स यू 0, दैट मीन्स यू आर द चाइल्ड। इफ इट गिव्स यू ए पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू, दैट मीन्स यू आर द पेरेंट एंड दिस वैल्यू इज द पीआईडी ऑफ द चाइल्ड। ठीक हो गया? तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, नेगेटिव वैल्यू, 0 या नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 इज यू आर द चाइल्ड, नेगेटिव एरर है उसको छोड़ दें, एंड नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू मीन्स यू आर द पेरेंट एंड दिस इज द पीआईडी ऑफ द चाइल्ड। ये कैसे हुआ कि पेरेंट भी आ गया और पीआईडी आ गई चाइल्ड की? तो दोनों पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है? अगर 0 आ जाता तो वो जी, एक सेकंड के लिए सवाल करोगे? ठीक है, ये सवाल अभी मैं आपसे करने लगा थोड़ी देर के लिए, रुको। यहाँ तक बात सही होगी, ये 3 बातें। ठीक है, सो यू हैव एरर, चाइल्ड और पेरेंट। एरर को छोड़ देना, बस एरर के साथ हमारा भी काम है। ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट की बात करते हैं। अब ये जहन में रखें कि अब आपके पास 2 अलग अलग प्रोसेसेस हैं। कोड एक नजर आ रहा है, पेरेंट ने भी ये एग्जीक्यूट करना है, चाइल्ड ने भी ये एग्जीक्यूट करना है। सो अगर आप यहां पे आते हैं इस जगह पे, अब हर जगह पे आपको सवाल पूछना पड़ेगा, एम आई द पेरेंट, एम आई द चाइल्ड। अगर आप पेरेंट के अंदर हैं तो आपके पेरेंट के अंदर पीआईडी के अंदर क्या वैल्यू होगी? 0 के नॉन जीरो? नॉन जीरो वैल्यू होगी पेरेंट में। तो ये इफ जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक,
आप कहाँ पे आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे, इसको छोड़ दें थोड़ी देर, ये नहीं है बस। आप एल्स में आ जाएंगे और आप यहाँ पे क्या कह देंगे कि पेरेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और जो पीआईडी मुझे भिजवाई गई है वो ये पीआईडी, आपने सिर्फ यहाँ पे ये प्रिंट किया पीआईडी, ठीक है। ये सिंटेक्स अगर प्रिंट एफ का नहीं समझ आता तो कोई मसला नहीं है। सिंपली थिंक ऑफ दिस कि आप ये प्रिंट कर रहे हैं कि मैं पेरेंट हूँ ऑफ दिस चाइल्ड जिसकी पीआईडी मुझे भेजी गई, ठीक है। ये पेरेंट के केस में था। अब चाइल्ड, अगर चाइल्ड हो तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पे आए, चाइल्ड के केस में पीआईडी क्या होती है 0, तो ये इफ ट्रू हो जाएगा। जैसे ही इफ ट्रू होगा यहाँ पे आप आके प्रिंट कर देंगे कि मैं चाइल्ड हूँ, ठीक है। और इसके आगे तो कोई बचे हैं नहीं, तो इसको किसी की पीआईडी नहीं मिली हुई, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये एक ही पीस ऑफ कोड है। इसको जब आप कहेंगे ना कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो नाउ यू हैव टू डिसाइड के फोर्क जब हुआ है तो पहले चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है कि पहले पेरेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर ये है कि कितनी इंस्ट्रक्शंस चाइल्ड की एग्जीक्यूट हो रही हैं, कितनी पेरेंट की एग्जीक्यूट हो रही हैं। मुझे ये बताएं कि अगर ये चीज़ एग्जीक्यूट होती, आपका सवाल का जवाब हो गया ना कि नहीं हुआ, आप पूछें दोबारा। एक जगह पे सिर्फ पीआईडी आ रही है चाइल्ड की और दूसरी जगह पे दोनों आ रही है, पेरेंट की आ रही है और पीआईडी आ रही है चाइल्ड की, ऐसे सर ये दोनों कैसे होते हैं? रन करते हैं, चलो देखते हैं, रन करते हैं, ठीक है। मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या होगा, ये कंसोल पे क्या आउटपुट करेगा, ये प्रोग्राम जब हम रन करेंगे क्या आउटपुट आएगा। चलें कोई एक आउटपुट बताएं क्या आउटपुट आएगा। नहीं, चुप चुप चुप, देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज ऑफ द आउटपुट दैट यू मे पॉसिबली सी। सवाल को समझें, ठीक है। बहुत सारे आउटपुट्स की पॉसिबिलिटी मौजूद, बहुत सारे नहीं है, 2-3, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। मुझे कोई एक बताएं, शुरू से आखिर तक कितनी लाइनें आएंगी, उन लाइनों में क्या लिखा होगा, कोई एक बता दें। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ आएगा, चाइल्ड, दैट्स अ वैलिड आंसर। शुरू में लिखा हुआ आएगा चाइल्ड, ये नहीं लगाते, सो चाइल्ड, और फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ आएगा, पेरेंट ऑफ वॉट एवर, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी है, ये भी रन करते हैं कि किस तरह आएगा, क्योंकि किस्म का सही कह रहे हैं लेकिन बात करते हैं इसकी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लिखा हुआ है पेरेंट ऑफ वॉट एवर और फिर चाइल्ड। अब सवाल ये कि इफ़ और एल्स दोनों कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। जिनको समझ आ भी गई है ना तो ये आसान एग्जाम्पल में समझ आती है, जैसी ये एग्जाम्पल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो फिर समझ नहीं आती, लिहाजा तवज्जो यहाँ पे रखें। ये दोनों इफ्स एग्जीक्यूट किसी भी प्रोसेस में नहीं हो रहे, एक प्रोसेस के अंदर एक एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरे प्रोसेस के अंदर दूसरा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इफ और एल्स अभी भी कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। मसला ये है कि अब एग्जीक्यूट करने वाले दो अलग अलग हैं और दोनों की स्टेट अलग अलग हो गई है, क्योंकि एक को पीआईडी फर्क भेजी गई है, दूसरे को पीआईडी फर्क भेजी गई है। तो जब हम कह रहे हैं ना कि ये आउटपुट आ रहा है तो ये P2 की तरफ से आ रहा है और ये P1 की तरफ से आ रहा है, तो जस्ट बिकॉज वी हैव वन कंसोल, तो कंसोल के ऊपर चूंकि दोनों राइट कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये इफ और एल्स दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इफ और एल्स दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, एक प्रोसेस के अंदर इफ एग्जीक्यूट हो रहा है, एक प्रोसेस के अंदर एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सेमेंटिक्स दैट वी हैव क्रिएटेड, कि एक की पीआईडी 0 है, एक की नहीं है। जिसकी पीआईडी 0 है वो इफ एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसकी पीआईडी 0 नहीं है वो एल्स एग्जीक्यूट कर रहा है। बट बिकॉज दे आर बोथ राइटिंग टू द सेम कंसोल, हमें नजर इस तरह आ रहा है जैसे ये दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपका सवाल आंसर हो गया, अभी भी नहीं हुआ, अभी बताएं दोबारा, मुझे आपका सवाल शायद समझ नहीं आ रहा। सर ये जो फोक है तो जब कर्नल वो सारा काम कर लेता है तो सर वो वहाँ पे पेरेंट भी खड़ा है और चाइल्ड भी खड़ा है, तो सर उधर से यूजर ने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ आगे जाएगी, ठीक है, रन होगी। तो सर वो आईडी देगा पीआईडी, तो सर वो अगर पेरेंट रन होगा तो उसकी पहले से आईडी पड़ी हुई है, जी जी, तो ये एल्स वाला केस रन होगा। दरमियान में थोड़ी सी बात आपने गलत कर दी। अगर पेरेंट की अपनी जो पीआईडी है उसके साथ तो कोई जिक्र ही नहीं है। पेरेंट को भेजी गई है चाइल्ड की पीआईडी विच इज़ लेट्स से 15, ठीक हो गया। 15 इसको मिली पीआईडी में पेरेंट को, आगे बोले एल्स में आ जाएंगे बिल्कुल, ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। तो यू हैव टू लुक एट द सेमेंटिक्स। ये नहीं सोचेंगे कि मेरे जहन में क्या आ रहा है, ये सोचेंगे फोर्क जिन लोगों ने डिज़ाइन किया है उन्होंने ये डिसाइड किया कि आपको चाइल्ड की आईडी भेजी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। यू क्रिएट योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने हिसाब से बनाए, ठीक है। नॉन POSIX कंप्लायंट विंडोज़ की तरह का एक बनाए ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें जो करना चाहते, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन व्हाट द सेमेंटिक्स आर, नॉट व्हाट यू थिंक दे शुड बी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर, सही है जी यहाँ तक, ओके। सो ये दोनों चीज़ें जो है आपके पास आउटपुट में आ सकती हैं। तो देखें फोर्क का तरीकाकार क्या होता है। हमने जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया था वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। सो यू हैव इंट मेन fork
फोर्क फोर्क। सवाल ये था आखिर में बताएं कितने प्रोसेसेस होंगे, इस जगह पे कितने प्रोसेसेस होंगे? 4 तुक्के किस लिए मार रहे हैं? करना आता है, कागज पे बनाएं, शाबाश, क्विज है, कर बनाएं। ये डायग्राम जो मैंने ऊपर बनाई है इसके हिसाब से बनाएं। शाबाश 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 शाबाश, बनाएं 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 बनाएं, जल्दी बनाएं। बोलना नहीं। इस तरह बनाएं कि आपके पास ये फोर्क जब हो रहा है तो ये एक फोर्क मैंने बना दिया, आगे बनाएं इससे कितने प्रोसेसेस आगे क्रिएट होंगे। मुझे आखिरी नंबर चाहिए कि जब ये इस जगह पे हम पहुंचेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि एक टाइम पे हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? बोले मत, पहले बना देने, सबको क्या पता सही है क्या गलत है। मैंने खुद अभी नहीं किया, मैं करूँगा तो पता चलेगा। कोई मेमोरी मैप्स ना बनाए, पागल हो जाएंगे। देखें तरीका, देखें, ये इसीलिए बता रहा हूँ अभी कि अभी नहीं समझ आ रही है तो तरीका समझे ना, ताकि आइंदा समझ आए। इसको सीक्वेंशियली देखें, कोई अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से आप लोगों को मैं ये कहता आ रहा हूँ, आप लोगों के बचपन से, कि दिमाग अपना मत लगाएं, कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं है। जो सिमेंटिक्स है उनको अप्लाई करें। आप यहाँ पे आए, आपने 4 की सिस्टम कॉल इशू की, ये होगी पहली 4 की सिस्टम कॉल। इससे क्या होगा? 2 क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों वापस आएंगे, दोनों ने अपनी आगे एग्जीक्यूशन शुरू करनी है, तो दोनों यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे ना। तो दोनों पहले क्या करेंगे? अब दोनों को अलग अलग देखें। पहले वाला जो पेरेंट था वो क्या करेगा? एक यहाँ पे करेगा फोर्क, ये आपकी दूसरी कॉल हो गई, ठीक है। अब वो सारे इंतजार कर रहे हैं जो 2 बच्चे वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन वो जो पहला वाला चाइल्ड था, लेवल 1 का जो चाइल्ड था, उसने भी एग्जीक्यूट करना है। वो आएगा तो वो क्या करेगा? फोर्क, ठीक। ये क्यों करेगा? क्योंकि दोनों डुप्लीकेट्स थे ना। पहले वाले ने भी यहां से कंटिन्यू करना है, दूसरे वाले ने भी यहीं से कंटिन्यू करना है। जब आपने 4 किया तो पहली 4 की सिस्टम कॉल तो हो गई, उससे तो 2 निकल आए, ठीक है। ये 2 अमीबे निकल आए यहाँ पे, सही है। अब इसने भी आगे अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है वो 4 की इंस्ट्रक्शन है। इसने जो आगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो भी 4 की इंस्ट्रक्शन है। तो जब ये 4 की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो इससे क्या हो जाएंगे? 2, ठीक है। यहां पे आगे ये 2, इसने भी तो एग्जीक्यूट करनी थी। जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो इससे कितने आगे आ जाएंगे? 2। अब ये सारे के सारे इस जगह पे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अभी कितने टोटल? 4 हैं। उन 4 में से पहला वाला जब एग्जीक्यूट होगा, उसकी आगे क्या काम है? वो क्या कर रहा है? 4 कर रहा है ना। वो 4 करेगा तो 2 यहां पे हो जाएंगे। लेवल 2 के ऊपर जो आपके पास दूसरा वाला था, लेवल 2 के ऊपर टोटल 4 थे, उनमें से जो दूसरा वाला था उसने आगे क्या एग्जीक्यूट करना है? उसने भी 4 एग्जीक्यूट करना है। उस 4 को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हो गए। अब लेवल 2 के ऊपर जो तीसरा वाला था, अब मैं जान के आपको कंफ्यूज करूंगा, जो कि लेवल 1 के दूसरे वाले का पहला बच्चा था। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? ठीक है। लेवल 1 के ऊपर आपके पास 2 चिल्ड्रन क्रिएट हुए, लेवल 2 के ऊपर आपके पास 4 चिल्ड्रन क्रिएट हुए, और लेवल 3 के ऊपर आपके पास अब 4 क्रिएट हो चुके हैं। ऊपर वाले जो 2 रहते हैं उनमें से एक ने 2 किए और उसमें से इधर ने 2 किए, ठीक है जी। एंड देन यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सर ये जो आपने ऊपर रिपोर्ट लिखा है, तो ये तो 4 मतलब ये चाइल्ड है, तो उसका कोड तब काम करेगा जब वो ये आईडी उसकी 0 है। हाँ, लेकिन मैंने ऊपर कोड नहीं, अभी तो मैंने ये कोड लिखा है। अच्छा, इस कोड में इस सिरे से बहस है ही नहीं कि मैं पेरेंट हूं कि मैं चाइल्ड हूं। 4 आगे आए, अगेन यू डू नॉट अस्यूम कि पेरेंट अलग काम करेगा और चाइल्ड अलग काम करेगा। आई नेवर गेव यू दैट इन्फॉर्मेशन, आई नेवर गेव यू दैट कॉन्टेक्स्ट। दोनों जो हैं आगे जाके क्या कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। दिस इज अ यूजलेस प्रोग्राम बट है,
ठीक है, करेगा क्या, ये सवाल ये है। ये मत सोचें कि इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर फ़ायदा सोचेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है इसका, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें अगर ये बात हो, एक और प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पे, सो मेन PID is equal to, sorry, int PID वही सवाल दोबारा है, कितने प्रोसेसेस क्रिएट होंगे? करें बनाए, कागज पे बनाए। या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सारी दुनिया में इस तरह के सवाल क्यों आते हैं, क्योंकि इसके साथ आप जो करना चाहते हैं खिचड़ी बनाई जाए और स्टूडेंट्स के लिए मुसीबत बनाई जाए। वो पहले वाला दिया था, दूसरा नहीं दिया। ये अभी जो लेक्चर जो हमने वो किया तो इसलिए सारे फेल हो गए थे। मुझे नहीं पता, मैंने भी किया नहीं है, या भी मैंने बैठे बैठे बनाया, मैं भी करता हूँ आप लोगों के साथ। सो 1 4 किया, पेरेंट के अंदर 1 4 है, सबर करो, मुझे खुद नहीं समझ आ रही, करूँ तो सही पहले। चाइल्ड 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 का आगे, चाइल्ड का आगे, स्पिरिट का आगे, सर जी सर ये तो आप लेवल के हिसाब से फोर्स बता रहे हैं, तो हर एक लेवल सर 1 2 3 4 फोर्स हो रहे हैं, यहाँ पे 2 फोर्स, लेकिन आपने लेवल के हिसाब से किया, अगर एक फोर्स होता है तो पूरे लेवल को। ये अगर आप मेरी वाली डायग्राम की बात करें तो मैं उस पर भी श्योर नहीं हूँ, मैंने चेक भी नहीं किया और अभी आप लोगों के सामने ही चेक करूँगा, हो सकता है मैंने गलत बनाई हो। सर पिछला पिछले में क्या मसला? सर वो तो आप लेवल इसमें मतलब आपने 3 फोर्स किए ना सर, टोटल है 7 फोर्स। अगर उस तरह करेंगे कभी भी समझ नहीं पड़ेगी, मुझे तो एटलीस्ट उस तरह नहीं समझ आती। इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चलें और देखें कि इस टाइम पे पेरेंट का है, चाइल्ड का है, पेरेंट का है, चाइल्ड का है, पेरेंट का है, चाइल्ड का है, फिर सही होगा, ठीक है। उस तरह मुझे नहीं समझ आती कम अज़ कम, ठीक है। अगर आपको समझ आती है तो अच्छी बात है, ठीक है। वो कुछ लोग करते हैं, पता नहीं वो बाइनरी लॉग के साथ कुछ करते हैं, उनको समझ आ जाती है, मुझे नहीं आती, तो इसलिए आप लोग एल्बम में पढ़ेंगे। एक फोर्स से आप पूरे लेवल को फोर्स कर रहे हैं जी, रन करते हैं ज़रा एग्जाम्पल तो फिर। हाँ जी, क्या आंसर आया? गलत है, पक्की बात है। चलो खैर करते हैं, कोई बात नहीं। अब मैंने बनाया तो अब चेक करते हैं इसी तरह। आपने क्या बोला? 5 चलिए देखते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं अपने जवाब पे खुद श्योर नहीं हूँ, तो आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। चलें, किसके जवाब है? 5 किसका जवाब है? आपका 5 किसी और का है? अच्छा, और मेरा क्या? 6 7 8 9 10 11 5000। ओके, आ जाएं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया PID, ये हो गया पहला फोर्क, ये रहा मेरा फोर्क करने से 2 प्रोसेसेस क्रिएट हो गए, ठीक है। तवज्जो रखें, हमने अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है? इफ, ठीक है। अब लेट्स अस्यूम के वी आर इन द पेरेंट, दोनों चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेट्स अस्यूम के वी आर इन द पेरेंट। अगर आप पेरेंट में हैं तो हम इस एल्स में आएंगे और क्या करेंगे? फोर्क एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। फोर्क जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, तवज्जो रखें अच्छा इधर, ठीक है, क्योंकि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे सही करें। जब आप फोर्क एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने ये वाला फोर्क एग्जीक्यूट किया है, इस फोर्क के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हो गया, गुजर गया, खत्म हो गया, मर खप गया, भूल गया सब उसको, ठीक। इस फोर्क की बात हो रही है। ये फोर्क जब आपने एग्जीक्यूट किया तो एक ये प्रोसेस बना, एक ये प्रोसेस बना, सही है। जब ये दोनों अपनी बारी में वापस आएंगे तो आगे करने के लिए कुछ नहीं है, खत्म बात,
ठीक हो गया, ये बात सही है। आगे कुछ था नहीं ना करने के लिए, फोर्क हुआ, हो गया फोर्क और बस प्रोग्राम खत्म। तो ये आगे और फोर्क नहीं कर रहे ये। हाँ जी, देखें नहीं यहाँ पे ये वाला खत्म हो गया। आपने कुछ और पूछा, मैं किसी और चीज़ का चीज़ की थी बोली मैंने। तो ये दोनों हो गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये बात यहाँ पे खत्म होगी, वो जो पहला वाला चाइल्ड इंतजार कर रहा था, फर्ज करें अब स्केड्यूलर में उसकी बारी आ गई, ठीक है। जब उसकी बारी आई तो उसने क्या करना था, उसने ये चीज एग्जीक्यूट करनी थी, ठीक। तो यहां पे आया और उसने क्या किया, एक फोर्क किया, उसके नतीजे में ये दो बन गए। अब ये दोनों जब वापस आएंगे तो इससे अगली वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। जब भी अगली इंस्ट्रक्शन पहला वाला एग्जीक्यूट करेगा तो उसके दो क्रिएट हुए, और जब दूसरे वाला एग्जीक्यूट करेगा तो उसके दो यहां पे क्रिएट हुए। जब ये दोनों यहां पे एग्जीक्यूट करके आएंगे वापस, ये चारों जब वापस आएंगे तो अब आगे इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपने इफ के अंदर चल रहे हैं, इन्होंने एल्स में नहीं जाना। इनके पूरे वो स्टैक के साथ कहानी में यही लिखा हुआ था कि आप इफ के अंदर आ चुके हैं, इफ में आने के बाद अब वापस ऊपर जाके दोबारा एल्स वगैरह वाली कहानी नहीं होगी, ठीक है जी। अब पहले चाइल्ड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। अब वो केस कर लेते हैं जिसके अंदर आपके पास पहले चाइल्ड आ रहा है, स्केड्यूल पहले चाइल्ड हो गया, ठीक है। ये आप यहां पे आए, आपने एक फोर किया, तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम जरा साफ तरीके से कर सकें इसको। देखें तरीके को समझें। एक फोर्क आपने किया, दो प्रोसेस हो गए, ठीक है जी। यहां से दोनों ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। इस तरीके से निशान लगाएंगे तो फिर मसले हल होंगे, अगर निशान नहीं लगाएंगे तो कभी भी मसले नहीं होंगे, ठीक है। अब आपके पास आगे दो एग्जीक्यूट होंगे, दोनों यहां पे आगे, ये चाइल्ड है आपका और ये पेरेंट है, ठीक है। फर्ज करें अब चाइल्ड पहले स्केड्यूल हो रहा है, आपने ये कहा पहले चाइल्ड अगर स्केड्यूल होता है तो आप यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। इस फोर्क को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इसके नतीजे में हो जाएंगे ये दो, हो गए। अब यहां पे आपने ये नहीं सोचना कि चाइल्ड के केस में तो हम फर्दर दो कर रहे हैं, ये मत सोचें। अगर ये सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सोचें हम वापस कहां पे आएंगे, हम वापस इस जगह पे आएंगे। जब हम इस जगह पे आएंगे तो यहां पे पेरेंट चाइल्ड की कोई बहस है ही नहीं। यहां पे दोबारा दोनों ने जो वापस आएंगे दोनों, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे एक एक फोर्क एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। तो ये जब फोर्क एग्जीक्यूट करेगा तो इससे दो हो जाएंगे, और ये जब फोर्क एग्जीक्यूट करेगा तो इससे दो हो जाएंगे। पहले जो भी एग्जीक्यूट हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चारों अब आगे क्या करेंगे, यहां से अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेंगे तो सीधा किधर आएंगे, बाहर, एल्स पे नहीं जाएंगे। वो पेरेंट पीछे रह गया था, ठीक है, उस पेरेंट को पकड़ लें। उसने क्या करना है, उसने सीधा एल्स में आना है और एक फोर्क करना है, जिसके बाद इन दोनों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। कौन कह रहा था गलत बनाई है पीछे से, सर वो फोर्क मुझे नहीं देखा था, ठीक है, सही है, सही हो गई, समझ रहे इसी तरीके से। अब ये देख, हाँ बोलें सर, ये दो ये क्या हो रहा है? सर दो कोड दे रहे हैं तो सर आप पहले फोर्क को एक दफा क्यों रन कर रहे हैं, दोनों को दो अलग अलग क्यों नहीं रन कर रहे? जब पहला फोर्क एग्जीक्यूट होगा, अगेन इस बात को समझे, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर इतनी तफसील से टाइम लगा रहा हूँ। जब पहला फोर्क एग्जीक्यूट होगा, आप जाएंगे सिस्टम कॉल कर्नल रनिंग में, वहां पे आपने वो सारा किस्सा कहानी किया, दो क्रिएट हो गए। जब वो दोनों क्रिएट हो गए तो आप वापस आएंगे, तो आपने एग्जीक्यूशन यहां से कंटिन्यू करनी है, आपने असाइनमेंट करनी है। फोर्क हो चुका पीछे, लेकिन सर दो प्रोसेस अलग अलग नहीं करेंगे, अब अलग हो गए हैं। अच्छा, अभी तक जितना काम करके आए थे वो गुजर गया, उसमें फोर्क भी गुजर गया पहले वाला। अब आपने फोर्क के बाद वापस आना है। यही मैंने यहां पे किया कि जब आप फोर्क करेंगे तो वापस आएंगे तो उससे अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे हमेशा। फोर्क इस तरह तो आप फंसे रहेंगे, फिर फोर्क में ही फंसे रहेंगे, कभी भी आगे नहीं जाएंगे। अगर फोर्क पे ही वापस आएंगे तो फोर्क ही होता रहेगा फिर सब, ठीक है जी। जी सर ये पॉसिबिलिटी है कि जब दोनों प्रोसेस रन होंगे तो दोनों पेरेंट कॉल न, एक पेरेंट होगा एक चाइल्ड होगा जी, लाजमी। अच्छा सॉरी, जो सवालात हैं ना, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ तो वो मैं बता देता हूँ। सवालात इसके रखें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी, सही है। सवालात वो करें, मैं दूसरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। सो योर फर्स्ट असाइनमेंट इज़ नाउ ओपन। ये असाइनमेंट जो है सिस्टम कॉल्स के बारे में है। मज़े की बात ये हुई कि मैं जब ये असाइनमेंट बनाने के लिए बैठा तो मैंने आप लोगों को एक किस कहानी यहाँ पे की थी कि लोगों को पता नहीं होता कि सिस सेंटर है और ये और वो, और लोगों के पीछे मैंने बड़ी बातें की थी। वो जब जाके मैंने देखा तो सिस सेंटर भी थोड़ा पुराना है। अभी मुझे असाइनमेंट बनाने में पता चला कि अब एक नई इंस्ट्रक्शन है फॉर 64 बिट विच इज़ कॉल्ड सिसकॉल। तो पहले तो मैंने अपने आप को 2-3 गालियाँ निकाली कि ऐसी की तैसी, ठीक है। तो ये शुक्र है कि असाइनमेंट दे दी तो मुझे पता चल गया। सो एसेंशियली हम ये देखना चाह रहे हैं कि इंटरप्ट और सिस कॉल के अंदर फ़र्क कितना है, ठीक है। टाइम मैंने आपको कहा था ना तेज़ है, तो आई वॉज नॉट रियली कन्विंस। तो मैंने बैठ के इसको जब एग्जीक्यूट किया तो
फ़र्क पता लगा मुझे थोड़ा सा, तो आई वांट यू टू सी इट एज वेल। सो एसेंशियली हमने करना सिर्फ ये है कि यू नीड अ 64 बिट POSIX कंप्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने लोगों ने Ubuntu 18.04 इंस्टॉल किया है तो यू विल हैव दैट, ठीक है, 64 बिट। अगर 32 बिट किया तो वापस जाओ 64 बिट इंस्टॉल करें। ओके, सो असेंबली कोड है ये, मैंने यहाँ पे कोड आपको दिया हुआ है इमेज की शक्ल में, तो आपको टाइप करना पड़ेगा, लेकिन इट्स सिंपल कोड, ठीक है, छोटा सा कोड है, इसको आप लिख लें। सिंपली ये कर क्या रहा है, यहाँ पे आके ये जो डॉट की हमने ये लगाई हुई है, इस डॉट को आउटपुट कर रहा है 500,000 टाइम्स, ठीक है, बस ये सिर्फ इतना काम करेगा। तो 500,000 टाइम्स ये सिस्टम कॉल इशू करेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सिस्टम कॉल्स इशू करना चाहते हैं, क्योंकि एक अकेली बहुत तेज़ है, हमें फ़र्क नहीं नजर आएगा, ठीक हो गया। 500,000 हमने सिस्टम कॉल्स यहाँ पे इशू किए हैं लूप के अंदर। बेसिक असेंबली इसके अंदर कोई बात नहीं है, लेकिन कोड फिर भी दे दिया, अगर लोगों का असेंबली पुराना है तो उनको हो जाए। यू कंपाइल इट, नासम में कंपाइलेशन का ये तरीकाकार है, मैंने आपको बता दिया, इसके जरिए से कर सकते हैं। अगर नहीं इंस्टॉल तो इस तरीके से इंस्टॉल कर लें। उसके बाद उसको लिंकिंग करेंगे। कंपाइलेशन असेंबली और लिंकिंग आप लोगों को फ़र्क पता होना चाहिए, नहीं पता खैर है, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से करेंगे। देन यू कैन एग्जीक्यूट इट। इफ़ यू एग्जीक्यूट इट तो आपके कंसोल के अंदर एक बहुत बड़ा सारा गंद भर जाएगा, क्योंकि 500,000 डॉट्स आर अलॉट। एनीवे, सो यहाँ पे तफसील लिखी हुई है, उसको पढ़ लें। यू कैन इग्नोर दैट। टाइम की यूटिलिटी है जो कि आपको एक्चुअल टाइम रिटर्न करती है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें टाइम अक्सर देखने होते हैं कि किस चीज़ में टाइम कितना लगा है, ठीक है, तो वो आप एग्जीक्यूट करेंगे। देन यू क्रिएट अ न्यू फाइल hello2.asm, और उसके अंदर एक्जैक्टली वही काम करेंगे, बट नाउ यू यूज़ द syscall इंस्ट्रक्शन। ये नज़र आ रही है जगह जी? हाँ जी, तो इंस्टेड ऑफ एन इंट इंस्ट्रक्शन, जो कि ऊपर हमने इंट की थी, इंट ATH, यहाँ पे आप करेंगे syscall की इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेम आइडिया, जस्ट द कॉल इज डिफरेंट, ठीक है, syscall के जरिए से आप ये करेंगे। So this is run 500,000 times, but this experiment we want to run many times। तो उसके लिए आपको एक यूटिलिटी दी गई है runner.sh की, ये भी आपको उस जिप फाइल में मिल जाएगी जो आप डाउनलोड करेंगे स्लेट से। इफ़ यू रन यू कैन लुक एट दिस। इसको आपने एग्जीक्यूटेबल बनाना है पहले sh को, तो chmod +x और आगे उसका फाइल का नाम, तफसील लिखी हुई है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। व्हेन यू रन इट, इट्स गोइंग टू सेव ऑल दिस 50 एक्सपेरिमेंट्स इनटू hello.txt एंड hello2.txt, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ से जाके ये जो यूज़र वाली वैल्यूज़ है ना 0.242 सेकेंड्स, इनको जमा करना है 50 को, और इन सारों की आपने हेलो के लिए अलग एवरेज निकालनी है, hello2 के लिए अलग एवरेज निकालनी है। बात समझ आइए हम कर क्या रहे हैं। 500,000 टाइम्स एक दफ़ा रन होगा, उस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम रन करेंगे 50 टाइम्स, और एवरेज निकालेंगे कि एवरेज टाइम 500,000 एग्जीक्यूट करने पे कितना लग रहा है, इंटरप्ट के जरिए से और syscall के जरिए से, और दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा तेज है। सर इन तीनों के टाइम हमें करेंगे सिर्फ यूज़र वाला, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, PDF में लिखा हुआ है, लेकिन वी आर ओनली कंसर्न विद द यूज़र वाला पोर्शन। आगे जाके कहीं पे तफसील से देख लेंगे कि इन तीनों में फ़र्क क्या है, लेकिन फिलहाल यूज़र वाला पोर्शन, ठीक है जी। तो ये असाइनमेंट आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि 3 सफ़े मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मुझे इसको लिखने में कम अज़ कम, लिखने में और सारा किस्सा कहानी करने में कम अज़ कम मुझे 3-4 घंटे लगे। अगर आप ये करेंगे तो आधा घंटा भी नहीं लगना है। मेहरबानी करेंगे कॉपी नहीं करेंगे, अभी से बता रहा हूँ, कॉपी करेंगे मैं ज़ीरो लगाऊंगा, बिल्कुल ज़ीरो लगाऊंगा। जिसने जिससे कॉपी किया आई डोंट केयर, क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपको पहले से तैयार दे दिया, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, एवरेज निकालनी है। अगर ये चीज़ भी कॉपी करेंगे ना तो फिर हालात अच्छे नहीं होंगे। समझ आ गई बात की? तो ये आपकी असाइनमेंट है, और आप लोगों ने ये चीज़ें PDF, एक तो मुझे PDF सबमिट करनी है वर्ड की फ़ाइल, और वो ODF ODT जो भी होती है वो सबमिट की, तो मैं ज़ीरो लगाऊंगा। और अगर वैसे ही मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है तो मैं ज़ीरो लगाऊंगा, ऐसी क्या। सो ये चीज़ें आपने ऊपर बतानी है। कितने एक्सपेरिमेंट्स रन किए हैं, तो दैट इज़ 50। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं बेशक ज़्यादा कर लें। आपने यूज़र टाइम हेलो का एवरेज बतानी है, इसकी एवरेज बतानी है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज स्पीड अप, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी दिस फॉर योर सेल्फ कि इससे फ़र्क कोई पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है जी। एंड दिस वर्क्स ऑन दी 64 बिट मशीन्स। 32 बिट मशीन्स में इंस्टेड ऑफ syscall यू हैव टू डू ए sys enter, और रजिस्टर्स फ़र्क होते हैं, ठीक है। इट्स द सेम आइडिया, ठीक है जी। कोई सवाल है तो आप लोग अगली दफ़ा पूछें, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया। सर ये नोट वाला सॉल्व ठीक है, 500,000 टाइम्स व्हाई नॉट लेस और मोर। ये सोचें आप खुद, ये लिखना नहीं है बाय द वे। यहाँ पे जो सवाल लिखे हुए हैं ना आखिर में लिखा हुआ है, या मुझे चाहिए नहीं आप लोगों से, खुद सोचें। हाँ, इस तरह ना मुझे फ़लसफ़े